सन 1947 पाकिस्तान के बनने के कुछ ही समय बाद जिन्ना अपने सुर बदलने लगे थे। लगभग 4 दशकों की इस्लाम के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति के बाद अचानक जिन्ना पाकिस्तान को एक सेक्युलर और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाला स्टेट बताने लगे थे। कुछ इतिहासकारों का ये भी कयास था कि जिन्ना हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले अपेक्षा से अधिक मुसलमानों की संख्या से भी चिंतित थे, और क्योंकि हिंदुस्तान से मुसलमान इस्लामिक स्टेट के सपने को लेकर आए थे, इसलिए उनमें से कुछ अब वापस हिंदुस्तान की तरफ रुख करने लगे थे, और इसमें जिन्ना की मूक प्रसन्नता भी थी। जिन्ना का अपना जीवन भी उनके खुद के आवाम को कुछ साफ संदेश नहीं देता था। जिन्ना इस्लाम में प्रतिबंधित शराब और प्रतिबंधित मांसाहार से ना तो कोई परहेज करते थे, और उनके खुद के परिवार में भी कई इंटर रिलीजियस मैरिजेस थी। वो कहते भी थे कि वो मुसलमानों के राजनीतिक नेता हैं, ना कि उनके धार्मिक नेता। ज़रूरत के हिसाब से वो कभी उदारवादी, कभी मुस्लिमवादी और हमेशा अवसरवादी रहे। दिक्कत ये थी कि ऐसी अवसरवादिता अपने लोगों को कुछ विरासत में स्पष्ट विचारधारा नहीं देकर जाती। इसीलिए अपनी पैदाइश के समय से ही जो एकमात्र विचारधारा पाकिस्तान को मिली वो थी अवसरवाद। इसी अवसरवाद की राह के चलते 1949 में पाकिस्तान की संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव की मंजूरी दी। इसे प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने जिन्ना की मृत्यु के 6 महीने बाद पेश किया था। इस प्रस्ताव ने अब सारी अस्पष्टता मिटा दी थी। अब पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य के रूप में परिभाषित किया जाना था। प्रस्ताव की भूमिका में कहा गया, संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रभुता केवल सर्वशक्तिमान अल्लाह के पास है, और पाकिस्तान की सत्ता जो अल्लाह के बंदों के माध्यम से राज्य को सौंपी गई थी, एक पवित्र अमानत है। इस एक वाक्य ने पाकिस्तान की संवैधानिक दिशा को तय कर दिया, जहां राज्य की शक्ति जनता से नहीं बल्कि ईश्वर से आती थी। इसका मतलब था कि सरकार, कानून और राजनीति सभी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर काम करने वाले हैं। इस व्यवस्था ने धर्म और राजनीति के बीच कोई विभाजन नहीं रहने दिया। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर धार्मिक व्याख्याओं की छाया पड़ने लगी। ये प्रस्ताव 1948 में पारित संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 19 के भी खिलाफ था। इसमें कहा गया था कि हर व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन पाकिस्तान के नए प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को इस्लाम की सीमाओं के भीतर बांध दिया था। लियाकत अली खान ने कहा, इस्लाम नस्ल, रंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव का जिक्र नहीं किया, जो अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी चिंता भी थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य एक सच्चे इस्लामी समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएगा, यानी अब धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि सरकारी नीति का हिस्सा होगा। ये जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के धर्मनिरपेक्ष भाषण से एकदम विपरीत कदम था। जस्टिस मुनीर अहमद ने बाद में लिखा कि अगर जिन्ना जिंदा होते तो प्रस्ताव शायद कभी पारित नहीं होता। उन्होंने कहा कि लियाकत ने जिन्ना की मृत्यु के बाद 6 महीने का इंतज़ार किया ताकि विरोध का सामना ना करना पड़े। प्रस्ताव को मुस्लिम सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया, जबकि हिंदू सदस्यों ने सत्र का बहिष्कार किया। समय बीतने के साथ इस प्रस्ताव का असर और गहरा होता गया। 1985 में जनरल जिया उल हक की सरकार ने इसे संविधान का स्थायी हिस्सा बना दिया और आर्टिकल 2A के रूप में शामिल किया। ये संशोधन के बाद ये संविधान में मौलिक अधिकारों से भी ऊपर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट के केस में कहा, हर मनुष्य द्वारा अपनाया गया कानून अब इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप ही होना चाहिए। इसके दरअसल दूरगामी परिणाम हुए। 2017 में जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में अपात्र घोषित किया गया, तो अदालत ने अपने फैसले में फिर से यही दोहराया। अदालत ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं हो सकता। न्यायाधीश साकिर निसार ने लिखा, केवल वही लोग राजनीति में भाग ले सकते हैं जो अल्लाह के प्रतिनिधि बनने की योग्यताएं पूरी करते हैं।
यानी अब जनता के प्रतिनिधि जनता के नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति जवाबदेह माने गए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज पाकिस्तान के संविधान का बुनियादी ढांचा है। इसने धर्म को राज्य और राजनीति का केंद्र बना दिया। इसकी भाषा ने लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर कर दिया और यही सोच पाकिस्तान की राजनीति, न्यायपालिका और समाज तीनों की दिशा तय करने लगी। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप न केवल अल्पसंख्यक बल्कि बहुसंख्यक भी उसकी सीमाओं में बंध गए और पाकिस्तान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ जहां धर्म, राज्य और नागरिकता एक दूसरे से गहराई से जुड़ गए, जिसमें धर्म सबसे ऊपर और उसकी व्याख्या का अधिकार उसके बंदों यानी अवसरवादी नेताओं के हाथ में रहा। पाकिस्तान के इतिहास में कौन मुसलमान है, ये सवाल हमेशा से गहरी बहस और टकराव का विषय बना रहा। जस्टिस मुनीर ने अपनी मशहूर रिपोर्ट में लिखा था, उलेमा द्वारा दी गई मुसलमानों की परिभाषाओं को देखकर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दो आलिम भी इस बुनियादी सवाल पर एक मत नहीं है। ब्रिटिश शासन के समय जफरुल्लाह खान, जो 1940 का लाहौर प्रस्ताव बनाने में अहम भूमिका में थे और बाद में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष रखते थे, खुद अहमदिया समुदाय से थे। लेकिन विडंबना यह है कि अगर आज वो जिंदा होते तो उसी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम कहलाते, जिसकी नींव रखने में उन्होंने योगदान दिया था। 1553 में धार्मिक दलों ने मांग उठाई कि अहमदियाओं को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया जाए। ये विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि जस्टिस मुनीर आयोग गठित हुआ, जिसमें साफ कहा कि उलेमा इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि मुसलमानों की सही परिभाषा क्या होगी। अगर किसी एक परिभाषा को सही मान लिया जाए तो बाकी के हिसाब से बाकी हर व्यक्ति काफिर हो जाता है। मुनीर आयोग की इस रिपोर्ट ने उस समय इस विवाद को कुछ समय के लिए शांत ज़रूर किया, लेकिन ये बहस वहाँ नहीं रुकी। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार ने संविधान में संशोधन कर अहमदियों को आधिकारिक रूप से गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, यानी अब ये केवल धार्मिक फतवा नहीं रहा बल्कि संवैधानिक हकीकत बन चुका था। इसके बाद से पाकिस्तान ने अहमदियों पर लगातार हमले होते रहे। उनकी उपासना स्थलों को मस्जिद कहना कानूनन अपराध है और हाल के वर्षों में गुजरात वाला, सियालकोट और कराची में अहमदी इबादत स्थलों को गिरा दिया गया है। पाकिस्तान की धार्मिक दिशा तय करने की शुरुआत 1949 में हुई, जब संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया। इसमें कहा गया कि मुसलमानों को अपने जीवन को इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार ढालने में सक्षम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने ये भी कहा कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि इस्लामी समाज के निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएगा। लेकिन ये नीति आगे चलकर उल्टी पड़ गई। 1953 में पंजाब में दंगे भड़के और सरकार को लाहौर से सेना बुलानी पड़ी। बाद में मुनीर आयोग ने माना कि धार्मिक पार्टियां इन दंगों को सही ठहराने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हवाला दे रही थीं। इस तरह ये दस्तावेज न सिर्फ माइनॉरिटीज़ बल्कि मुसलमानों के भीतर भी भेद पैदा करने वाला साधन बन गया। 1956 में पाकिस्तान के पहले संविधान में रिपंजेंसी क्लॉज जोड़ा गया, जिसके अनुसार कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, यानी अब संसद भी धर्म के अधीन हो गई। 1973 के संविधान में ये प्रावधान फिर से रखा गया, जिससे पाकिस्तान ने एक धार्मिक राज्य की नींव को और मजबूत कर दिया। बाद में जनरल जिया उल हक ने इस्लामीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया। 1979 में उन्होंने हुदूद ऑर्डिनेंस लागू किया और शरीयत अदालतें बनाईं, जो ये तय करने लगी कि संसद द्वारा बनाया गया कानून इस्लामी है या नहीं। इस तरह न्यायपालिका के समांतर एक धार्मिक अदालत प्रणाली खड़ी हो गई, जो कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका से कहीं ऊपर थी। संविधान में मुसलमान और गैर मुसलमानों की परिभाषा तय कर दी गई। अनुच्छेद 260 के अनुसार मुसलमान वो है जो अल्लाह की एकता और पैगंबर मोहम्मद की अंतिम पैगंबरी पर विश्वास रखता हो और उनके बाद किसी व्यक्ति को नबी या सुधारक ना माने। जो ऐसा नहीं मानता उसे गैर मुस्लिम माना गया, यानी इसमें अहमदी, ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, बहाई और अनुसूचित जातियां शामिल हुईं। इस परिभाषा ने नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग दर्जों में बांट दिया। नतीजतन गैर मुसलमान नागरिक
ना सिर्फ सर्वोच्च पदों से वंचित रह गए बल्कि समान अधिकारों से भी। ज़िया के दौर में इस्लामीकरण अधिकतर सुन्नी दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसमें शिया समुदाय ने विरोध शुरू किया। उन्होंने तहरीक निफाज फ़िक्र ज़फ़ारिया नामक संगठन बनाया और सरकार को ज़कात देने से इनकार कर दिया। आगे अफ़गान जिहाद के दौरान पाकिस्तान ने सुन्नी मदरसों को बढ़ावा दिया, जिससे धार्मिक संगठनों को सरकारी संरक्षण मिला और समाज में सुन्नी शिया विभाजन गहराता गया। आखिरकार पाकिस्तान उस बिंदु पर पहुंच गया जहां धर्म सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि राज्य की पहचान बन गया। जस्टिस मुनीर की चेतावनी कि दो आलिम एक मत नहीं हैं, आज भी और अभी भी उतनी ही सच लगती है। जब ये राज्य तय करने लगता है कि असली मुसलमान कौन है, तब नागरिक बराबर नहीं रहते, वो सिर्फ एक कैटेगरी बन जाते हैं। पाकिस्तान के गठन के समय पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी लगभग 26% होने की उम्मीद थी, लेकिन विभाजन के तुरंत बाद ही अधिकांश गैर मुस्लिम ने पलायन कर लिया और शेष अल्पसंख्यक भी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। मौलाना मौदूदी, जमात इस्लामी के संस्थापक, ने 1953 में मुनीर आयोग को बताया कि अब पश्चिमी पाकिस्तान पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाला बन गया है और पूर्वी पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिमों का प्रतिशत घट गया है। ये दरअसल एक तरह की इथनिक क्लींजिंग थी। अल्पसंख्यकों के अधिकार पाकिस्तान में हमेशा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ध्यान दिया है, लेकिन इसमें समूह के रूप में अधिकार नहीं दिए जाते, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता दी जाती है। इसके विपरीत ब्रिटिश राज के दौरान भारत में माइनॉरिटीज़ को समूह के रूप में देखा गया और मेजॉरिटीज़ के खिलाफ उनकी सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया। इस दृष्टिकोण ने पाकिस्तान के निर्माण के समय माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा को संवैधानिक चुनौती बना दिया। 1949 में पारित ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने अल्पसंख्यकों के अधिकार को बहुसंख्यक मुसलमानों की आस्था और धार्मिक नियमों के अधीन कर दिया। इसके अनुसार माइनॉरिटीज़ के अधिकार उनके धर्म के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, न कि सार्वभौमिक मानवाधिकारों के आधार पर। ये कदम पाकिस्तान के पहले संविधान और सभी बाद के तीनों संविधानों में भी शामिल रहा। आर्टिकल 2A के अंतर्गत ये अब पाकिस्तान के वर्तमान संविधान का हिस्सा भी है। इस तरह माइनॉरिटीज़ के अधिकार न केवल सीमित हुए बल्कि धर्म के आधार पर अलग दर्जा देने की प्रक्रिया को कानूनी रूप भी दिया गया। मुनीर आयोग ने इस विषय पर मौलाना मौदूदी से सवाल भी किए। मौदूदी ने स्वीकार किया कि पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत घटकर लगभग समाप्त हो गया है और इसे वो सकारात्मक रूप में भी देखते हैं, क्योंकि उससे उनके अनुसार एक पूर्ण इस्लामिक राज्य बन सकता है। जबकि इसके विपरीत जस्टिस मुनीर ने इसे नकारात्मक दृष्टि से देखा और कहा कि अगर अल्पसंख्यक वहीं रहते और समान नागरिक होते तो उन्हें कभी धर्म के आधार पर पिछड़ा नहीं माना जाता। मुनीर माइनॉरिटीज़ के समान अधिकार वाले पाकिस्तान का सपना देख रहे थे, जबकि मौदूदी पूरी तरह धार्मिक आधार पर राज्य को आकार देने के पक्षधर थे। पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति थोड़ी अलग थी। वहाँ गैर मुस्लिमों का प्रतिशत पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में अधिक था। 1953 तक पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 25% गैर मुस्लिम आबादी थी। मुनीर आयोग ने मौदूदी से पूछा कि क्या पूर्वी पाकिस्तान में भी पूरी तरह इस्लामी सरकार बनाई जा सकती है। मौदूदी ने माना कि कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि समय के साथ परिस्थितियाँ बदल रही हैं और ऐसी सरकार बनाने में कठिनाइयाँ कम होती जा रही हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 97.1% थी, जबकि हिंदू 1.6% और ईसाई 1.3% थे। पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम 76.8%, हिंदू 22% थे। ये दर्शाता है कि विभाजन के केवल 4 साल के भीतर पश्चिमी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का हिस्सा 26 से 30% तक घटकर 3% रह गया था। इस तेज़ी से घटते माइनॉरिटीज़ के रेशो ने साफ कर दिया कि विभाजन और इसके बाद की नीतियों ने माइनॉरिटीज़ की स्थिति को कमज़ोर करने की दिशा में ही काम किया है।
पाकिस्तान का वर्तमान संविधान 1973 में भुट्टो के शासन में अपनाया गया था। ये संविधान 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद राजनीतिक हालात का हिस्सा था। बांग्लादेश के उदय ने यह साफ कर दिया कि दो राष्ट्र का सिद्धांत देश को बांधे रखने में विफल रहा। उसी समय पीपीपी सत्ता में रोटी, कपड़ा और मकान की नारे के साथ आई और इसके चलते समाजवाद और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन भुट्टो ने सत्ता को मजबूत करने के लिए धर्म का सहारा लिया। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को संविधान का हिस्सा बना दिया और 1974 में दूसरे संशोधन के जरिए अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। ये दोनों निर्णय उस समय लिए गए थे जब भुट्टो सबसे अपने शक्तिशाली समय में थे और जब उनकी सत्ता को बहुत कम चुनौती थी। 1985 में जिया उल हक के सैन्य शासन के दौरान नॉन पार्टी इलेक्शन आयोजित किए गए और उसी साल 8वें संविधान संशोधन के जरिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आर्टिकल 2A में शामिल किया गया। इसे संविधान में प्रमुख स्थान देते हुए अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया गया। पहले ये प्रावधान कहता था कि अल्पसंख्यक अपने धर्म और संस्कृति को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं और उनका अभ्यास भी कर सकते हैं। लेकिन 1985 में स्वतंत्र रूप से शब्द को हटा दिया गया। ये बदलाव माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को और सीमित करने वाला था। 2010 में 18वें संशोधन से इसे दोबारा जोड़ दिया गया, लेकिन बीच के लगभग 25 वर्षों में लागू कई प्रतिबंधकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों को नहीं हटाया गया। पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, लेकिन इनके साथ कई प्रतिबंध भी जोड़े गए हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस्लाम की महिमा, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में सीमित की जा सकती है। इस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर धार्मिक बहुसंख्यकों के नज़रिए से अंकुश लगाया जा सकता है। आर्टिकल 20 के अनुसार किसी धर्म का पालन और अभ्यास कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन है। ये अस्पष्ट शब्दावली माइनॉरिटीज़ के अधिकारों पर संभावित दमन का रास्ता खोलती है। इसके लिए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति और प्रभावित होने की संभावना कम हो गई। इस प्रणाली में माइनॉरिटीज़ अपने प्रतिनिधि सीधे नहीं चुन सकते, बल्कि उनके लिए आरक्षित सीटें राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन पर आधारित होती हैं। 2002 में मुशर्रफ ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लागू किया, लेकिन इससे भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद के प्रतिनिधि नहीं चुन सके। उनके प्रतिनिधियों का चयन पार्टी नेतृत्व करता है, जिससे माइनॉरिटी राजनीतिक रूप से निर्बल और बहुसंख्यक पार्टियों के अधीन हो गए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे लियाकत अली खान ने 1949 में पेश किया था, पाकिस्तान के संविधान का सबसे स्थायी हिस्सा बन गए। ये रेजोल्यूशन अभी भी संविधान में आर्टिकल 2A के तहत शामिल है और इसे पाकिस्तान की न्यायपालिका माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की सीमा तय करने के लिए मानक के रूप में इस्तेमाल करती है। 2010 के 18वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को असेंबली भंग करने का अधिकार दे दिया, लेकिन शरीयत बिल, हुदूद कानून और ब्लास्फेमी कानून जैसी धार्मिक आधारित नीतियां और नियम बरकरार रहे। ये कानून माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को सीमित करने और असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के धार्मिक और राजनीतिक अधिकार लगातार कमज़ोर होते रहे हैं और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और अन्य कानून माइनॉरिटीज़ के अधिकारों पर मेजॉरिटी धर्म की प्राथमिकता को कायम रखते हैं। ये मुद्दा यानी राष्ट्रीयता का सवाल पाकिस्तान के देश बनने से पहले ही शुरू हो गया था। इसका जिक्र लाहौर प्रस्ताव में भी मिलता है, जिसमें कहा गया था कि भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्वायत्त और स्वतंत्र राज्य बनाए जाएंगे। यानी पाकिस्तान नया देश होता और उसके अंदर के सूबे पहले से मौजूद थे, जैसे पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिंध, NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। इस सभी की अपनी भाषा और संस्कृति थी। बंटवारे के बाद इसमें एक नया समूह जुड़ा, यानी कि मुहाजिर, यानी वो मुसलमान जो भारत के गैर मुस्लिम प्रांतों से पाकिस्तान आए। वही लोग जो दरअसल शुरू में पाकिस्तान आंदोलन के मुख्य समर्थक रहे और जन्मदाता भी थे।
मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष खली कुजमा के मुताबिक 1946 में जिन्ना ने स्टेट शब्द को बदलकर स्टेट कर दिया, यानी कई राज्यों के बजाय एक ही राज्य। इसे पाकिस्तान की बहुभाषिक और बहुजातीय पहचान को नकार कर केवल मुस्लिम पहचान थोप दी गई। ये सोच आगे चलकर वन यूनिट पॉलिसी में भी दिखी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को एक कर दिया गया ताकि पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या बहुमत को संतुलित किया जा सके, क्योंकि इससे पहले पश्चिमी पाकिस्तान छोटे छोटे सूबों में बटा था और पूर्वी पाकिस्तान एक विशालकाय प्रांत था। इसकी विशालता की वजह से उसे स्वाभाविक रूप से राजनीतिक वैधता मिलनी चाहिए थी, लेकिन वन यूनिट पॉलिसी से छोटे प्रांतों की स्वायत्ता खत्म हो गई और सत्ता पंजाब केंद्रित हो गई। 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी में जिन्ना ने कहा कि उर्दू ही पाकिस्तान की राजभाषा होगी, क्योंकि ये मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक है। इस पर बंगालियों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उन्हें लगा कि उनकी भाषा और पहचान को मिटाया जा रहा है। तब उर्दू पाकिस्तान की आबादी के केवल 4% लोग की भाषा थी। बंगालियों ने विरोध किया, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गईं और आखिरकार उनके प्रांत का नाम पूर्वी बंगाल से बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। सिंधियों की हालत भी कुछ ऐसी ही रही। कराची को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया और वहाँ सिंधी अल्पसंख्यक बन गए। बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से अलग माना। वहाँ के खान और अफगालात ने आज़ादी की मांग की। मुहाजिर, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक थे, जल्दी महसूस करने लगे कि उन्हें बाहरी समझा जाता है। सिंध में सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू होने से उनकी स्थिति और कमज़ोर हो गई थी। जिन्ना और लियाकत अली खान की मौतों के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव लगभग ख़त्म हो गया था। इन सभी विविधताओं को अगर पाकिस्तान ने एक संघीय ढांचा यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में जगह दी होती तो शायद ये टकराव नहीं होता, लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने सत्ता को केंद्रित करके एक मजबूत यूनिटरी स्टेट बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि मुगल साम्राज्य इसलिए कमज़ोर हुआ क्योंकि केंद्र कमज़ोर पड़ गया था। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रांतीयता और संकीर्णता कहकर दबा दिया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को ही अस्थायी संविधान बना लिया, जो ब्रिटिश शासन में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता था। जिन्ना ने खुद को गवर्नर जनरल बना लिया, जबकि आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग इसी प्रणाली का विरोध करती थी। बाद में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने इसमें बदलाव करके गवर्नर जनरल को सूबे के गवर्नर नियुक्त या बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया, जिससे संघीय ढांचा और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उन्होंने न केवल गैर मुस्लिम लीग सरकारों को हटाया, बल्कि अपनी ही पार्टी के सरकारों को भी बदला ताकि केंद्र की पकड़ मजबूत बनी रहे। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी राष्ट्रीयता का सवाल ख़त्म नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में 5 प्रमुख जातीय समूह थे: पंजाबी, पठान, सिंधी, मुहाजिर और बलूच। इन सबके बीच एकता बनाए रखने के लिए 1973 में नया संविधान लाया गया। बलूचिस्तान की सांसद जेनिफर मूसा, जो आयरिश मूल की थी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और कहा कि अल्पसंख्यक जातीय समूह की भाषा, संस्कृति और हितों की रक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी पार्टी NAP यानी कि नेशनल आवामी पार्टी के 400 संशोधनों में से केवल एक ही स्वीकार किया गया। भुट्टो की PPP पार्टी के पास बहुमत था, इसलिए छोटे प्रांतों की मांगों को अनसुना कर दिया गया। ये कहानी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि NWFP, जिसे 2010 में खैबर पख्तून कहा गया, और वहाँ की पश्तून राजनीति की है। ब्रिटिश हुकूमत ने इस इलाके का नाम भूगोल के आधार पर रखा था, लोगों की पहचान के आधार पर नहीं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने भी दशकों तक यही नाम बनाए रखा, क्योंकि उसके शासक सूबों की अलग अलग पहचान को मानने से हमेशा हिचकते रहे। बंटवारे के समय इस प्रांत के नेता खान ब्रदर्स यानी कि डॉक्टर खान साहब और अब्दुल गफ्फार खान यानी कि बादशाह खान पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे। वे या तो भारत के साथ रहना चाहते थे या फिर स्वतंत्र रूप से पख्तूनिस्तान बनाना चाहते थे। उनका संगठन खुदाई, खिदमतगार, अहिंसक और धर्मनिरपेक्ष विचारों पर आधारित था, जो मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ की सरकार ने इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देकर
पश्तून राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की और ये नीति सफल भी रही। आज वही इलाका जो कभी धर्मनिरपेक्ष विचारों के लिए माना जाता था चरमपंथ का गढ़ बन चुका है। लेकिन इस सफलता की कीमत ये थी कि अब टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान राज्य की सत्ता को चुनौती भी देता है। 2024 में प्रांतीय चुनावों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई, जो उस समय दरअसल प्रतिबंधित भी थी, से जुड़े स्वतंत्र उम्मीदवारों ने बहुमत हासिल किया। इसका कारण ये भी है कि इमरान खान और तालिबान की विचारधारा में गहरी समानता भी मानी जाती है। एनडब्ल्यूएफपी का समाज हमेशा रूढ़िवादी रहा, लेकिन डॉक्टर खान साहब और बादशाह खान का मानना था कि मुसलमान होना और भारत का हिस्सा रहना एक दूसरे के विरोध में नहीं है। वे बंटवारे के भी खिलाफ थे। बादशाह खान के बेटे वली खान ने लिखा कि फ्रंटियर में हम मजाक उड़ाते थे कि भारत का नहीं मुसलमानों का बंटवारा है। 1946 के चुनावों में कांग्रेस की जीत से ये साफ था कि जनता का समर्थन भी उन्हीं के साथ था, मगर ब्रिटिश सरकार ने इस सूबे के लिए असेंबली वोट की जगह जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराया और पख्तूनिस्तान का विकल्प उसमें शामिल ही नहीं किया। और फिर जब खान ब्रदर्स ने इसका विरोध करते हुए बहिष्कार किया तो मुस्लिम लीग की एक तरफा जीत हुई। आज़ादी के बाद डॉक्टर खान साहब की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, हालांकि उनके पास बहुमत था। पाकिस्तान के शासकों ने लोकतंत्र की परवाह नहीं की। बाद में विडंबना ये रही कि उसी डॉक्टर खान साहब को केंद्र सरकार में मंत्री और फिर वन यूनिट सिस्टम के तहत पश्चिम पाकिस्तान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1957 में नेशनल आवामी पार्टी यानी कि एनएपी की स्थापना ढाका में हुई। इसमें कई प्रांतीय और वामपंथी नेता जुड़े, जैसे वली खान, अब्दुल गफ्फार खान, गुलाम मुस्तफ़ा सैयद, अब्दुल समद अचकजई, गौस बख्श और मौलाना भाषानी। ये पार्टी वन यूनिट नीति के खिलाफ थी और प्रांतीय स्वायत्तता और समाजवादी नीतियों की मांग कर रही थी। 1970 के चुनावों में एनएपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी और 1971 में एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में जेयूआई यानी जमियत उलेमा इस्लाम के साथ मिलकर इसने सरकार भी बनाई। शुरू में उन्होंने भुट्टो की पीपीपी पार्टी के साथ मिलकर 1973 का संविधान भी पारित कराया, लेकिन जल्दी ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। भुट्टो ने जब बलूचिस्तान की एनएपी सरकार को बर्खास्त कर दिया तो एनडब्ल्यूएफपी की सरकार ने इसका विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ने एनएपी पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया और 1975 में पार्टी को भंग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा एनएपी और उसके नेता पाकिस्तान की एकता और संप्रभुता के खिलाफ है और वे पाकिस्तान की विचारधारा पर लोगों का विश्वास कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन ये विचारधारा क्या थी, कोर्ट ने कभी इसको परिभाषित नहीं किया। वली खान ने अपने बचाव में कहा कि लोकतांत्रिक देशों में कोई भी ऑफिशियल आइडियोलॉजी नहीं होती और पाकिस्तान की विचारधारा जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के भाषण से मिलती है, जिसमें उन्होंने धर्म और राज्य को अलग रखने की बात कही थी, मगर कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भुट्टो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से केंद्र की सत्ता और मजबूत हुई और छोटे प्रांतों की राजनीतिक जगह और ज़्यादा सिकुड़ गई। दिलचस्प बात ये थी कि जिस राष्ट्रीयता की राजनीति को दबाया गया वही और ज़्यादा मजबूत होकर उभरी। 1986 में एनएपी के उत्तराधिकारी के रूप में आवामी नेशनल पार्टी यानी कि एएनपी बनी। इसने पश्तून हितों की आवाज़ फिर से उठाई और सेना के शासन का विरोध किया। लेकिन 1980 के दशक में अफगान युद्ध के दौरान आए हथियार और पैसों ने वहाँ की राजनीति को उग्र और धार्मिक बना दिया। 1990 के दशक में तालिबान के उभार ने इस रुझान को और ज़्यादा तेज किया। एएनपी, जो कभी फ्रंटियर की सबसे मजबूत पार्टी थी, अब केंद्र की मुख्य पार्टियों यानी कि पीपीपी और पीएमएलएन के साथ गठबंधन करके सत्ता में टिकी रही। 1997 में जब नवाज शरीफ ने प्रांत का नाम पख्तूनख्वा करने का विरोध किया तो उनका गठबंधन टूट गया। इससे ये बात और पुख्ता हुई कि पाकिस्तान ने आज भी क्षेत्रीय पहचान और केंद्र की सत्ता के बीच खींचतान जारी है। ये दौर पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ के तेज़ उभार का था, जो 9/11 की घटनाओं के बाद और ज़्यादा बढ़ गया।
तालिबान की हार से उम्मीद थी कि आतंकवाद कमज़ोर होगा, लेकिन उल्टा हुआ। जनरल मुशर्रफ ने 2002 के चुनावों के बाद धार्मिक पार्टियों के गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस ए अमाल यानी कि MMA को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में सरकार बनाने दी। बदले में MMA ने संसद में मुशर्रफ की सरकार का समर्थन किया। ये वही पार्टियां थीं जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध किया था। दूसरी ओर आवामी नेशनल पार्टी यानी कि ANP ने तालिबान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया और इस कारण से फिर से हाशिए पर चली गई। 2008 के चुनावों में मुशर्रफ के जाने के बाद MMA पूरी तरह हार गई। इससे साफ था कि उसका उभार सेना के समर्थन से हुआ था। उसी चुनाव में ANP ने 38 सीटें जीती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता में साझेदारी बनी। पहले जो पार्टी सूबाई स्वायत्तता की आवाज़ थी, अब वो केंद्र की सत्ता का हिस्सा बन चुकी थी। ANP ने अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान सेना द्वारा फाटा यानी कि FATA क्षेत्र में चलाए जा रहे आतंक रोधी अभियानों का समर्थन किया। ये रुख उनके पहले वाले रुख से अलग नहीं था। पहले वो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ थी, अब वे इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ थी। असल में बदला हुआ था सेना का रवैया, जो कभी 1980 में और 1990 के दशकों में जिहादी संगठनों और तालिबान का समर्थन करती थी, अब अमेरिका की वॉर ऑन टेरर नीति में उनका विरोध कर रही थी। लेकिन ये बदलाव ज़्यादा दिन टिक नहीं सका। ANP को एक प्रतीकात्मक जीत तब मिली जब 2010 में पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके NWFP का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। लेकिन ये बदलाव ऐसे समय हुआ जब सूबे में पख्तून राष्ट्रवाद की जगह इस्लामी चरमपंथ पकड़ बना चुका था। तालिबान ने 2007 में स्वात घाटी पर कब्जा कर लिया था। सेना ने उन्हें खदेड़ तो दिया, पर उनकी ताकत सबको दिख गई। तालिबान संसद आधारित राजनीति पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसकी ताकत चुनावों से नहीं नापी जा सकती। लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI के उभार से इसका अंदाज़ा मिलता है। इमरान उस वक्त सेना की कार्रवाई का विरोध कर तालिबान से बातचीत की वकालत कर रहे थे। 2013 के चुनावों से पहले ANP के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हुए। सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता बशीर बिलौर भी शामिल थे। तालिबान ने ANP को गैर इस्लामी घोषित कर दिया। हालात ऐसे थे कि पार्टी के बड़े नेता घरों में नज़रबंद थे और मतदाताओं को धमकाया जा रहा था कि वो ANP को वोट ना दें। इन हमलों का सीधा फायदा PTI को हुआ। खैबर पख्तून की विधानसभा में PTI ने 58 सीटें जीत लीं, जबकि ANP केवल 5 सीटों पर सिमट गई। इससे प्रदेश की राजनीति का झुकाव रिलीजियस राइट की ओर हो गया और 2018 के चुनावों तक PTI की ताकत और बढ़ गई। उसने दोगुनी वोट शेयर हासिल की और सूबे में पूरी तरह से हावी हो गई। अब खैबर पख्तून की राजनीति इमरान खान की इस्लामी विचारधारा से सट चुकी है। इस बीच वज़ीरिस्तान से मंजूर पश्तीन के नेतृत्व में पश्तून तवफ़्फ़ुफ़ मूवमेंट यानी कि PTM उभरी, जिसका नारा था कि ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये आंदोलन हिंसा नहीं बल्कि पख्तून अधिकारों की रक्षा की बात करता था, लेकिन सेना ने इसे भी संदेह की नज़र से देखा। पश्तून नेता वली खान का मशहूर कथन था, मैं 6000 साल से पश्तून हूँ, 1300 साल से मुसलमान और 25 साल से पाकिस्तानी। ये वाक्य ANP की धर्मनिरपेक्ष सोच को दर्शाता है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसी सेकुलर पख्तून राजनीति को कमज़ोर कर दिया और इमरान खान जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी नेता को उभारा। नतीजा ये हुआ कि अब वही तालिबान जिसकी विचारधारा को कभी पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया था, उसी राज्य को चुनौती दे रहा है। तालिबान का लक्ष्य है पाकिस्तान के भीतर एक इस्लामिक अमीरात की स्थापना। सिंध ने भारतीय सभ्यता और पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। हिंदू शब्द भी सिंधु नदी से ही आया, जो इसी इलाके में बहती है। मोहनजोदाड़ो की खंडहर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हैं, लेकिन पाकिस्तान की विचारधारा में सिंध को एक अलग रूप में देखा गया। इसे बाब उल इस्लाम यानी कि इस्लाम के प्रवेश द्वार के रूप में माना गया, क्योंकि यहीं से 7वीं सदी में अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराकर इस्लामी शासन की शुरुआत की थी।
आर्थिक रूप से भी सिंध का बहुत बड़ा महत्व है। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही, लेकिन इसके बावजूद सिंध को उसका हक नहीं मिला। ब्रिटिश काल में सिंध को 1843 में जनरल नेपियर ने जीता और इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद 1936 में इसे अलग प्रांत का दर्जा मिला। सिंधी भाषा के 3 लिपियां प्रचलित थीं, अरबी, देवनागरी और खुदाबादी। लेकिन ब्रिटिशों ने अरबी लिपि को आधिकारिक बना दिया, जिससे स्थानीय परंपरा से उसका जुड़ाव कमज़ोर पड़ गया। 1943 के चुनावों में मुस्लिम लीग को सिंध में एक भी सीट नहीं मिली थी। अल्लाह बख्श शुमरो, जो कांग्रेस समर्थक थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1940 में दिल्ली में उन मुस्लिम नेताओं का सम्मेलन बुलाया जो कि मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के खिलाफ थे। लेकिन 1946 में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और ब्रिटिशों की मदद से सत्ता में भी आई। 1947 के विभाजन के बाद सिंध की आबादी तेजी से बदल गई। कराची, जो सिंध का सबसे बड़ा शहर था, पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया। लाखों मुहाजिर यानी कि भारत से आए मुसलमान यहाँ पर बस गए और सीधे सीधे स्थानीय सिंधियों का प्रभाव कम हो गया। 1947 में कराची की 61% आबादी सिंधी भाषी थी, जो 1991 में घटकर सिर्फ 8% रह गई। उधर उर्दू भाषियों का अनुपात लगभग 50% का हो गया। हिंदू आबादी, जो पहले 50% से अधिक थी, घटकर 2% रह गई। उर्दू को जबरन प्रांत की आधिकारिक भाषा बना दिया गया और सिंधी भाषा को स्कूलों और विश्वविद्यालयों से बाहर कर दिया गया। करीब 1600 सिंधी माध्यम के स्कूल या तो बंद कर दिए गए या उन्हें उर्दू माध्यम में बदल दिया गया। कराची विश्वविद्यालय को भी शहर से बाहर ले जाया गया। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने सिंधी संस्कृति का अपमान करते हुए तंज कसा कि उन्होंने कहा कि क्या ऊंट चराने वाले भी कभी कोई संस्कृति हो सकते हैं। 1955 में पाकिस्तान में 1 यूनिट योजना लागू की गई, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के चारों प्रांतों यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को एक साथ जोड़ दिया गया ताकि पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या आधारित बहुमत को संतुलित किया जा सके। इससे छोटे छोटे प्रांतों की पहचान मिट गई। सिंध विधानसभा ने इसका विरोध भी किया, लेकिन केंद्र के दबाव में प्रस्ताव पारित हो गया। आगे चलकर फिर 1970 में याहिया खान ने 1 यूनिट खत्म कर प्रांतीय स्थिति को बहाल भी किया। 1970 के आम चुनावों में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी पश्चिमी पाकिस्तान, मुख्यतः पंजाब और सिंध में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भुट्टो को खासतौर से पंजाब से भारी समर्थन मिला, लेकिन उन्होंने अपने गृह प्रांत सिंध में सिंधी पहचान को मजबूत करने की भी कोशिश की। 1972 में उनकी सरकार ने सिंधी भाषा को प्रांत की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला बिल पास कराया। इस निर्णय से उर्दू बोलने वाले लोगों में विरोध फैल गया और भाषा को लेकर दंगे भड़क उठे। भुट्टो ने सार्वजनिक रूप से संयम और शांति की अपील की, लेकिन उन्होंने सिंध विधानसभा के फैसले का समर्थन भी किया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ताकत उनके हाथों में है और वे कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेंगे। भुट्टो ने 1973 का संविधान बनाया, जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण था और प्रांतों की स्वायत्तता सीमित की गई थी। इससे सिंध समेत अन्य प्रांत केंद्र के अधीन हो गए। जब 1979 में भुट्टो को फांसी दी गई तो सिंध में ये भावना गहरी हो गई कि ये पंजाब ओरिएंटेड सेना द्वारा एक सिंधी नेता को ख़त्म करने की साजिश थी। पंजाब के जजों ने ही फांसी के पक्ष में मत भी दिया था। इसी वजह से सिंध में भुट्टो को शहीद भुट्टो कहा गया, लेकिन पंजाब में ये भावना उतनी गहरी नहीं थी। 1980 के दशक में जनरल जिया के शासन के खिलाफ मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का केंद्र भी सिंध ही बना। ये आंदोलन सेना और पंजाब की सत्ता के विरोध का प्रतीक था। बाद में पीपीपी ने बार बार सत्ता में वापसी की। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार प्रधानमंत्री बनी और उनके बाद आसिफ अली जरदारी ने 2008 से 2013 तक शासन किया। आज पीपीपी की ताकत सिंध तक सीमित हो गई है। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में उसका वोट बैंक लगातार घटा है। 2024 के चुनावों में भी पीपीपी ने सिंध में सरकार बनाई और केंद्र में शरीफ सरकार को बाहर से समर्थन दिया।
सिंध अब जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी पर ऊपर के इलाकों में बन रहे बांधों से खतरे झेल रहा है। जरदारी के दौर में लाया गया 18वां संविधान संशोधन प्रांतों को अधिक अधिकार देता है, जिससे सिंध को कुछ लाभ भी हैं। लेकिन सेना इसे संघ को कमज़ोर करने वाला कदम मानती है। पीपीपी केंद्र में मजबूत पाकिस्तान की बात करती है, जबकि सिंध में वही स्थानीय राष्ट्रवाद और सिंधी पहचान की भावना को जगाए भी रखती है। उर्दू और सिंधी के बीच भाषा का यह संघर्ष आज भी सिंध की राजनीति और समाज को बांटता है। बलूचिस्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की तरह ही पाकिस्तान की विचारधारा को उसके जन्म के समय से ही अस्वीकार कर दिया था। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रियासत राज्य कलात को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता भी दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जिन्ना ने अपना वादा तोड़ दिया और 1948 में सेना भेजकर बलपूर्वक उसे पाकिस्तान में मिला लिया गया। साउथ एशियन पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ सेलिग हैरिसन ने लिखा है कि पाकिस्तान ने जब एक रूप राष्ट्रीयता को बलोचों पर थोपने की कोशिश की तो ये उनकी जनजातीय पहचान पर सीधा हमला था। बलोचों के प्रतिरोध के जवाब में पाकिस्तान ने कठोर दमन किया और उन पर 5 बार सैन्य अभियान भी चलाए। 1948, 1958, 1962, 1973 और 2006। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत है। यहाँ सोई गैस के विशाल भंडार हैं जो पूरे देश को ऊर्जा देते हैं। इसके बावजूद सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका भी यही है। इसकी खनिज संपदा और अरब सागर पर रणनीतिक स्थिति ने वहाँ की जिंदगी पर सेना का नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। आधुनिक समय में बलूचिस्तान 3 कारणों से चर्चा में रहा। पहला, 1998 में पाकिस्तान ने यहाँ परमाणु परीक्षण किया, जिससे स्थानीय लोगों को लगा कि केंद्र सरकार ने उनके क्षेत्र को बेकार ज़मीन समझ लिया। दूसरा, 9/11 के बाद ये इलाका क्वेटा शुआरा यानी कि तालिबान की नेतृत्व परिषद का मुख्यालय भी बना, जिससे समाज में धार्मिक कट्टरता और शिया विरोधी हिंसा बढ़ी। तीसरा, ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौंप देने से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, बल्कि बाहरी प्रभाव बढ़ा और क्षेत्र की जातीय संरचना में तनाव आया। आज़ादी से पहले बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बटा था: ब्रिटिश बलूचिस्तान, कालात और मारी बख्टी इलाका। 1946 में खान ऑफ कालात ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि उनका दर्जा नेपाल की तरह है और उनका सीधा संबंध लंदन से है, दिल्ली की ब्रिटिश सरकार से नहीं, इसलिए पाकिस्तान को उनसे कोई अधिकार नहीं मिलता। पाकिस्तान ने पहले इसे स्वीकार किया और 11 अगस्त 1947 को जिन्ना के कार्यालय से बयान जारी हुआ कि पाकिस्तान कालात की स्वतंत्रता को मान्यता देता है। 12 अगस्त को खान ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसे उसकी विधानसभा ने भी समर्थन दिया। नेता गौस बख्श ने कहा, हमारी संस्कृति अफ़गानिस्तान और ईरान जैसी अलग है। अगर सिर्फ मुसलमान होने से पाकिस्तान में शामिल होना है तो अफ़गानिस्तान और ईरान भी शामिल हो जाने चाहिए। लेकिन जल्दी ही जिन्ना ने अपना रुख बदला और वहाँ कार्यवाही के लिए सेना भेज दी। खान ने अंततः पाकिस्तान में शामिल होने पर मजबूर होकर हस्ताक्षर किए, पर उनके भाई प्रिंस करीम ने संघर्ष जारी रखा। इस घटना से बलोच रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई। 1957 में बलोच नेताओं ने वली खान के साथ मिलकर नेशनल आवामी पार्टी यानी कि NAP बनाई, जिसने छोटे प्रांतों NWFP और बलूचिस्तान के अधिकारों की आवाज़ भी उठाई। 1970 में हुए पहले आम चुनाव में NAP ने बलूचिस्तान विधानसभा की 60% सीटें जीतीं और संघीय संविधान के मसौदे में भाग भी लिया। लेकिन जल्दी ही भुट्टो सरकार ने झूठे आरोप में प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया और 1973 में सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। ये वही दौर था जब इराकी दूतावास से मिले कथित हथियारों का बहाना बनाकर NAP पर विद्रोह का आरोप लगाया गया था। भुट्टो ने बलोचों पर हेलीकॉप्टर और बमों से हमला किया। इस हिंसा का एक परिणाम था भुट्टो की सत्ता का कमज़ोर होना, और जब जिया उल हक ने सत्ता संभाली तो उसने बंदी बलूच नेताओं को रिहा किया और समझौते की कोशिश भी की, पर संविधान में इनकी स्वायत्तता बढ़ाने वाला कोई भी बदलाव नहीं किया। भुट्टो और जिया दोनों की नीतियों में एक समानता थी। वे दोनों केंद्र के नियंत्रण को बनाए रखना चाहते थे। हालांकि बलोच और पश्तून नेताओं की उम्मीद थी
कि 1973 का संविधान प्रांतीय स्वायत्तता देगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नवाब मारी जैसे नेता पाकिस्तान की व्यवस्था में शामिल नहीं हुए और अफगानिस्तान से प्रतिरोध जारी रखा। लेकिन जब काबुल की नजीबुल्ला सरकार गिरी तो बलोच प्रतिरोध का ठिकाना भी खत्म हो गया। लगभग 2 दशक शांति रही, जब तक 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को तालिबान और अलकायदा नेताओं का आश्रय स्थल नहीं बना दिया। उसी के साथ बलोच असंतोष एक बार फिर से भड़क उठा। जिया के बाद जब पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल हुआ तो बलोच राष्ट्रवादी पार्टियों को भी चुनाव में भाग लेने का मौका मिला। इससे ये साफ हुआ कि बलोच राजनीति में राष्ट्रवादी भावना बहुत मजबूत थी। 1988 के चुनाव में इन दलों को लगभग 48% वोट मिले और 1990 में ये आंकड़ा 91% से ज़्यादा हो गया। 1997 के चुनावों में भी बलोच राष्ट्रवादी दलों ने जीत हासिल की और सरकार बनाई, लेकिन जल्द ही इस्लामाबाद ने हालात पलटने की कोशिश शुरू कर दी। 2002 के चुनावों में सेना ने धांधली की और धार्मिक दलों के गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमान यानी कि MMA को सत्ता में लाया। सरकार ने उम्मीदवारों के लिए डिग्री अनिवार्य कर दी, लेकिन मदरसों की डिग्रियां मान्य रखीं, जिससे कई वरिष्ठ राष्ट्रवादी नेता जैसे कि नवाब अकबर बुगटी चुनाव नहीं लड़ पाए। बलोचों का तालिबान या अलकायदा से पहले कोई लेना देना नहीं था, पर 9/11 के बाद बलूचिस्तान में क्वेटा शूरा नाम की एक परिषद बनी जो तालिबान के नेतृत्व की इकाई थी। ये सब जनरल मुशर्रफ के शासन में हुआ, जिन्होंने MMA को बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सत्ता में आने दिया। वही दल जो पहले तालिबान का समर्थन करते थे। इससे तालिबान और अलकायदा को दोबारा संगठित होने का मौका मिला। दरअसल पाकिस्तान की सेना बलूच राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए इस्लामी कट्टरतावाद को बढ़ावा दे रही थी। यही रणनीति उसने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी अपनाई थी, ताकि वहाँ की धर्मनिरपेक्ष पार्टी ANP को कमज़ोर किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान तालिबान और आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन गया। तालिबान और अलकायदा के नेताओं की मौजूदगी से अमेरिका चिंतित हुआ। 2007 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी ज़मीन को आतंकी पनागाह बनने से रोकना चाहिए, खासकर क्वेटा शूरा जैसी संस्थाओं को। इसके बावजूद पाकिस्तान सेना ने बलूच राष्ट्रवाद को तो दबाया, लेकिन तालिबान और अलकायदा पर कार्रवाई नहीं की। सेना की दमनकारी नीतियों ने बलूच जनता को और अलग थलग कर दिया। अब ये आंदोलन सिर्फ कबीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें मध्य वर्ग और शहरी इलाके भी शामिल हो गए। सेना भी खासकर शिक्षित मध्य वर्ग पर निशाना बना रही थी, ताकि बलूच राष्ट्रवाद को कोई नई लहर न उठ सके। इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा देने की इस नीति ने बलोच समाज को तोड़ दिया। सामान्यतः पहले जहां सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती थी, अब शिया समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। 2013 में 2 आत्मघाती धमाकों में लगभग 180 से ज़्यादा शिया हज़ारा मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। 2006 में सेना में नवाब अकबर बुगटी को एक गुफा में मार दिया गया। ये बलोच इतिहास का एक मोड़ था। मुशर्रफ ने उन्हें विकास विरोधी कहकर कार्रवाई का आदेश दिया, जबकि बुगटी सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का उचित हिस्सा वहाँ के लोगों को मिल सके। उनकी हत्या के बाद कोहलू जिले के गैस भंडारों की खोज शुरू की गई, जिनकी कीमत लगभग 110 अरब डॉलर आंकी जाती है। अकबर बुगटी बलूचिस्तान की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के प्रतीक थे। उन्होंने अपने हिंदू सहयोगी अर्जुन दास बुगटी को भी अपनी पार्टी में शामिल किया था, जिससे साबित होता है कि बलोच राजनीति में धर्म नहीं बल्कि पहचान और अधिकार का सवाल ज़्यादा अहम है। विडंबना ये रही कि पाकिस्तान ने एक ओर तालिबान को फलने फूलने दिया और दूसरी ओर उसी व्यक्ति को मार डाला जो इस्लामी उग्रवाद का विरोध करता था। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है, जबकि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। सुई गैस क्षेत्र से पाकिस्तान की लगभग 40% गैस निकलती है, लेकिन बलूचिस्तान को उसका लाभ नहीं मिलता। उदाहरण के लिए गैस सबसे पहले लाहौर और कराची जैसे जगहों पर पहुंची, लेकिन क्वेटा को 22 साल बाद 1986 में गैस मिली, वो भी मुख्यतः सेना की छावनी के लिए।
हालांकि 2009 में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे में बलूचिस्तान का हिस्सा थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन ये अब भी बहुत कम है। गैस की रॉयल्टी कुएं के दाम पर तय होती है, न कि बाजार के भाव पर। इसी वजह से बलूचिस्तान को अपने ही संसाधनों के लिए बाकी प्रांतों की तुलना में बहुत कम दाम मिलते हैं। सुई गैस की कीमत जहां सिर्फ 37 रुपये तय की गई, वहीं दूसरे इलाकों में गैस की कीमत 200 से 260 रुपये प्रति यूनिट तक थी। ये असमानता आज भी बलूच असंतोष की जड़ है। संसाधन उनके हैं, लेकिन नियंत्रण और मुनाफा इस्लामाबाद और सेना के हाथों में है। अगर उत्पादों की कीमत उत्पादन लागत के आधार पर तय की जाए, न कि बाजार के मूल्य पर, तो क्या पंजाब अपने गेहूं के लिए कम दाम स्वीकार करेगा? असल में पूरा सिस्टम बलूचिस्तान के खिलाफ बना हुआ है। गैस की कीमत का जो बंटवारा है, उसमें 140 रुपये की कीमत में से बलूचिस्तान को केवल सिर्फ 25% यानी कि 35 रुपये मिलते हैं। बाकी का 75% हिस्सा इस्लामाबाद ले जाता है। ऊपर से बलूचिस्तान की गैस की दर बाकी प्रांतों की तुलना में 30% कम तय की गई है, जबकि केंद्र सरकार 85% हड़प लेती है। 2023 की जनगणना में बलूचिस्तान की जनसंख्या 1.49 करोड़ बताई गई, जबकि पहले तक का अनुमान 2.17 करोड़ का था। डॉन अखबार के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री मीर अब्दुल पर दबाव डालकर ये आंकड़ा मंजूर करवाया गया। जनसंख्या कम दिखने से बलूचिस्तान का सरकारी नौकरियों में कोटा और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में हिस्सा घट गया। अगर असली आंकड़ा माना जाता तो बलूचिस्तान को नेशनल असेंबली में 10 सीटें ज़्यादा मिलती। 2024-25 का बजट पेश करते हुए बलूचिस्तान सरकार ने बताया कि कुल 955 अरब की प्राप्तियों में से 647 अरब केंद्र से मिलने वाले हिस्से से आते हैं, जबकि राज्य की अपनी आमदनी सिर्फ 124 अरब है, यानी कुल रकम का सिर्फ 13%। इससे साबित होता है कि प्रांत पूरी तरह इस्लामाबाद पर निर्भर है। ऊपर से पाकिस्तान की व्यवस्था में प्रांतों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरप्लस बजट दें ताकि केंद्र के घाटे की भरपाई हो सके। इसका नतीजा ये है कि सबसे गरीब प्रांत पूरे देश के बजट को सहारा दे रहा है, जबकि उसी बजट का 27% हिस्सा सेना पर खर्च हो रहा है। राजनीतिक हालात में भी कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं आया। 2018 के चुनावों में नवगठित बलूच आवामी पार्टी को 24% वोट और 24 सीटें मिली, जबकि धार्मिक दल एमएमए को 15% वोट और 11 सीटें। लेकिन 2024 में पीपीपी और पीएमएल, जो सेना के नज़दीक माना जाता है, ने क्रमशः 11 और 10 सीटें जीती। बलूच राष्ट्रवादी दलों ने इस चुनाव को बड़ी धांधली बताते हुए विरोध प्रदर्शन भी किए। धार्मिक उग्रवाद ने प्रांत की स्थिति को और अस्थिर बना दिया है। ईरान जाने वाले शिया तीर्थयात्रियों पर बार बार हमले होते हैं और ईरान की सीमा से सटे इलाके से जैश उल अदल जैसे आतंकी संगठन हमले कर रहे हैं। 2023 के अंत में जैश उल अदल के हमले में 11 ईरानी पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके बाद 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इस तरह पाकिस्तान की नीति बलूच राष्ट्रवाद को दबाने के लिए धार्मिक संगठनों को बढ़ावा देना अब उसे अपने पड़ोसी मुल्क मुस्लिम देश ईरान से भी भिड़ा रही है। ग्वादर बंदरगाह, जो कि बलूचिस्तान में है, अब चीन के लिए हिंद महासागर पर स्थायी ठिकाना बन चुका है। इससे चीन को मलक्का स्ट्रेट की बजाय पाकिस्तान के रास्ते छोटे समुद्री मार्ग मिल गया है। पाकिस्तान को तो इसका सामरिक फ़ायदा मिला, लेकिन बलूच जनता को रोज़गार या विकास नहीं मिला। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सी पैक के ज़्यादातर प्रोजेक्ट रेल, सड़क और बिजली पंजाब में हैं, जबकि बलूचिस्तान को सिर्फ अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। 1947 से अब तक बलूचिस्तान की कहानी एक ही बात दिखाती है। पाकिस्तान ने कभी बलूचों की राष्ट्रीय या फिर सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। शुरुआत में बलूच नेताओं ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार किया, फिर भी कुछ नेता जैसे मेंगल और बुक्टी ने संविधान के तहत काम करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें भी बार बार बर्खास्त या फिर मारा गया। 2006 में नवाब अकबर बुक्टी की हत्या ने बलूच असंतोष को और गहरा कर दिया। पाकिस्तान ने सुई गैस के जरिए बलूच भूमि से अपार धन कमाया, लेकिन वहाँ के लोगों को उसका हिस्सा नहीं मिला।
जहां कभी पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो सका, वहीं कम आबादी और भौगोलिक दूरी के कारण बलूचिस्तान पाकिस्तान की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाया। ग्वादर में चीन की मौजूदगी ने बलूचिस्तान की सामरिक अहमियत को बढ़ाया, लेकिन न्याय और समानता अब भी दूर की बात है। 11 मार्च 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा एक ट्रेन का अपहरण दिखाता है कि अब ये आंदोलन केवल जनजातीय इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरी मध्यम वर्ग तक फैल चुका है, जो पाकिस्तान के भीतर बढ़ते असंतोष की नई तस्वीर को पेश करता है। ये कहानी पाकिस्तान की उन लोगों की है जिन्हें मुहाजिर कहा गया, यानी वो लोग जो भारत से पाकिस्तान हिजरत यानी कि प्रवास करके आए थे। लेकिन 7 दशक बाद भी ये समुदाय पाकिस्तान में आउटसाइडर ही माना जाता है, क्योंकि उनका कोई अपना प्रांत नहीं है। उन्हें सिंध में बसाया गया, जहाँ पहले से ही सिंधी समुदाय का दावा था। जिन मुहाजिरों ने पाकिस्तान के निर्माण का सबसे ज़्यादा समर्थन किया था, वही राज्य के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग पर मुहाजिरों का दबदबा था। जिन्ना, लियाकत अली खान या फिर खली कुजमा जैसे नेता भी सभी मुजाहिर थे। लेकिन लियाकत अली खान की मौत के बाद उनकी राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ गई। मुहाजिर नौकरशाही में भी मजबूत थे क्योंकि वो शिक्षित थे। लेकिन 1972 में सिंध विधानसभा का भाषा विधेयक ने तस्वीर बदल दी। उस कानून ने सिंधी को सूबे की आधिकारिक भाषा घोषित किया, जिससे स्थानिक सिंधियों को उर्दू भाषा के मुकाबले में कुछ बढ़त हासिल हुई। आगे इस कदम से बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए। आखिरकार भुट्टो सरकार को समझौता करना पड़ा। सिंधी और उर्दू दोनों को सरकारी भाषा बनाया गया। इन दंगों ने मुजाहिरों के भीतर अलग पहचान की भावना को मजबूत किया। जंग अखबार ने उस समय की सबसे यादगार हेडलाइन छापी, उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इस घटना ने ये साफ कर दिया कि धर्म के नाम पर बनी एकता अब भाषा और क्षेत्रीय पहचान के कारण टूट रही थी। भुट्टो, जो खुद भी सिंधी थे, ने सिंधी भाषा को बढ़ावा देकर अपने सूबे की राजनीति को मजबूत किया, जबकि केंद्र में संघ के समर्थन में बात करते रहे। इस दोहरी नीति ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी की राजनीति का चेहरा तय किया। मुजाहिर, जिन्हें हमेशा केंद्रीयता का समर्थन करते हुए प्रांतीयता को अस्वीकार किया था, अब खुद एक भाषाई कौम में बदल गए थे, जिनकी पहचान उर्दू और कराची से जुड़ी थी। 1980 के दशक में MQM यानी कि मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट का उभार इसी हाशिए पर धक्के ले जाने का परिणाम था। भाषा और नौकरियों में आरक्षण को लेकर तनाव बढ़ता गया। 1985 में एक कॉलेज छात्रा बुशरा जैदी की सड़क दुर्घटना में मौत ने आग में घी डालने का काम किया। लड़की मुजाहिर थी और बस का ड्राइवर पठान। इस घटना ने बड़े पैमाने पर दंगे भड़काए और पहली बार 5वीं कौम के रूप में मुजाहिर पहचान पाकिस्तान में सामने उभर कर आई। MQM ने 1988 के चुनावों में 13 सीटें जीती और बेनज़ीर भुट्टो की सरकार से गठबंधन किया। उन्होंने बिहारी मुसलमानों को बांग्लादेश से वापस लाने की मांग की, जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान गए थे। लेकिन पीपीपी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे सिंध का जनसांख्यिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान का ये रवैया खुद उस विचारधारा का खंडन था जिस पर उसने अपनी नींव रखी थी, यानी कि सभी मुसलमान एक कौम हैं। इस पूरी कहानी में मुजाहिरों की यात्रा भारत से पाकिस्तान तक, सत्ता से बेदखली तक एक विडंबना है। जिन लोगों ने पाकिस्तान का सपना देखा, वही अंततः उस राज्य में अपने लिए जगह तलाशते रह गए। 1985 में बुशरा जैदी की मौत से जो जातीय हिंसा भड़की, उसने मुजाहिर समाज को हिला दिया। लेकिन 27 मई 1990 की पक्का किला घटना ने उन्हें सीधे राज्य की ताकत से टकरा दिया। उस दिन सिंध की पुलिस ने हैदराबाद में पक्का किला इलाके को घेर लिया। ये दरअसल मुजाहिरों का इलाका था। कहा गया कि पुलिस आतंकवादियों और गैरकानूनी हथियारों की तलाश में आई है, लेकिन ज़्यादातर मर्द दिन में बाहर काम कर रहे थे। घरों में सिर्फ औरतें और बच्चे थे। पुलिस ने उन्हें बाहर आने का आदेश दिया। जब भूख से मजबूर होकर वो कुरान को सिर पर रखकर बाहर निकले तो पुलिस ने गोली चला दी। 80 से ज़्यादा लोग मारे गए, ज़्यादातर औरतें और बच्चे। ये घटना मुहाजिरों की सामूहिक स्मृति में गहरे दर्द के रूप में दर्ज है।
1990 के चुनावों के बाद एमक्यूएम अपने नवाज शरीफ की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी कि आईजेआई से गठबंधन किया, लेकिन 2 साल बाद मई 1992 में पाकिस्तान सेना ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। ये सेना की कार्रवाई मुजाहिरों के खिलाफ थी, उन्हीं लोगों पर जिन्होंने कभी पाकिस्तान के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था। ये सिर्फ सिंधी मुजाहिर झगड़ा नहीं था, बल्कि राज्य बनाम मुहाजिर संघर्ष बन गया था। उस समय एमक्यूएम नवाज शरीफ की केंद्र सरकार का हिस्सा थी, लेकिन इससे उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। सेना ने अपने ही प्रधानमंत्री के सहयोगी दल पर हमला किया था। आधिकारिक तौर पर इसे सिंध में कानून व्यवस्था की बहाली का बहाना बताया गया, पर कार्रवाई को सिर्फ सिंधी शहर यानी कि कराची और हैदराबाद तक सीमित रखा गया, वो इलाके जो मुहाजिरों से भरे हुए थे। फ्रांसीसी लेखक क्रिस्टोफर ज़ेफरलट के अनुसार इस अभियान में केवल कराची में ही 1100 से अधिक लोग मारे गए। हिंसा 1994 के बाद भी जारी रही। 1995 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिस कार्यवाही में 2000 से ज़्यादा मौतें हुईं। एमक्यूएम को आगे फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में कुछ राहत मिली। मुशर्रफ खुद मुहाजिर थे, इसलिए पार्टी को थोड़ी राजनीतिक जगह भी मिली, लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। 23 अगस्त 2016 को एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन ने लंदन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को दुनिया के लिए कैंसर कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द है। पाकिस्तान मुबारक नहीं बल्कि मुर्दाबाद। ये बयान राज्य के द्वारा की जा रही लगातार अनैतिक अपहरणों और हत्याओं के खिलाफ गुस्से में दिया गया था, लेकिन इस बयान से तूफान खड़ा हो गया। एमक्यूएम में दरार पड़ गई। फारूक सत्तार ने अल्ताफ से अलग होकर एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई, जबकि अल्ताफ का धड़ा एमक्यूएम अल्ताफ कहलाया और एमक्यूएम हकीकी पहले से ही अलग था। 2008 से 2013 तक एमक्यूएम की सीटों में कुछ गिरावट आई, लेकिन पार्टी कराची और हैदराबाद में अब भी मजबूत रही। 2018 के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अर्बन सिंध में उनकी वोट बैंक में सींध लगाई, पर जब पीटीआई और सेना के रिश्ते बिगड़े तो सेना ने एमक्यूएम के धड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश की ताकि पीटीआई का असर कम हो सके। 2024 के चुनावों में एमक्यूएम पाकिस्तान ने कुछ खोई ज़मीन वापस पाई। सिंध विधानसभा में 28 और नेशनल असेंबली में 17 सीटें जीती। फिर भी मुहाजिर समुदाय आज भी पहचान के संकट में है। पहले वे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक थे और अपने वतन की तलाश में पाकिस्तान गए थे। अब पाकिस्तान में वो स्थायी अल्पसंख्यक बन गए हैं। 1772 की भाषा विधेयक के बाद उर्दू उनकी ताकत नहीं बल्कि सिर्फ उनकी पहचान रह गई है। सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा अब तयशुदा कोटे तक सीमित है। पाकिस्तान में उनका संघर्ष अब समानता के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए है। ज़्यादातर देशों में सेना केवल सीमाओं की रक्षा करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने अपने कर्तव्यों में आइडियोलॉजिकल सीमाओं की रक्षा को भी शामिल कर लिया है। उसने देश की राजनीति और नीतियों पर हमेशा गहरा प्रभाव डाला है। 3 दशकों से अधिक समय तक सीधे शासन करने के अलावा सिविलियन सरकारों के दौर में भी सेना ही सबसे प्रभावशाली ताकत बनी रही। पाकिस्तान में वही वास्तविक सत्ता केंद्र है और परमाणु हथियारों पर भी उसका पूरा नियंत्रण है। सेना की सोच शुरू से ही हिंदू भारत के प्रति शत्रुता और मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित थी। सेना धर्म की पहचान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। 1947-48 में कश्मीर पर जनजातीय हमले के दौरान जिहादी नारे लगाए गए। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर की इकाइयों के नाम इस्लामी आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह को दमाने के लिए जमात इस्लामी के सशस्त्र स्वयंसेवकों का इस्तेमाल किया गया। जिया उल हक के दौर में सेना ने अफगानिस्तान और कश्मीर में रणनीतिक हितों के लिए आतंकवादी समूह को संगठित किया और इन आतंकवादियों की वैचारिक ज़मीन भी सेना ने ही तैयार की। ब्रिटिश और अमेरिकी प्रशिक्षण से जुड़ी होने के बावजूद पाकिस्तान सेना ने उनकी राजनीतिक तटस्थता की परंपरा नहीं अपनाई। जनरल अयूब खान, जनरल जिया उल हक और परवेज़ मुशर्रफ तीनों ने तख्ता पलटकर सीधे शासन किया। यहाँ तक कि जब सेना सत्ता में नहीं रही तब भी उनकी नीतियों और सियासत पर नियंत्रण बनाए रखा, जैसे कि 2017 में नवाज शरीफ की बर्खास्तगी में उनका अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप।
इस निरंतर हस्तक्षेप ने लोकतंत्र को कमज़ोर और धार्मिक कट्टरता को मजबूत किया। पश्चिमी देशों के साथ पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा राजनीतिक रहा, जिससे उसे मुस्लिम दुनिया में एक प्रगतिशील ताकत के रूप में पेश किया गया। लेकिन सेना और धार्मिक संगठनों की मिलीभगत ने देश के भीतर कट्टरपंथ को गहराई से जड़ें दी। परमाणु कार्यक्रम पर भी सेना का एक अधिकार रहा। प्रधानमंत्री को तकनीकी स्थलों का दौरा करने के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। पाकिस्तान ने इस तकनीक का प्रसार ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया तक किया, जिससे उसकी जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि कमज़ोर हुई। सेना ने परंपरागत युद्धों के अनुशासन और नियंत्रण का पालन किया, लेकिन आतंकवाद और कश्मीर नीति के लिए धार्मिक समूहों पर भरोसा किया। 1999 के कारगिल युद्ध में नियमित सैनिकों और मुजाहिद दोनों का इस्तेमाल किया गया। 1947 से लेकर अब तक उसकी नीति कश्मीर को मुस्लिम बहुलता के आधार पर दावा करने और उसे हासिल करने के लिए रणनीतिक समझौतों के बीच झूलती रही है। 1971 की हार और पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान और उसकी सेना दोनों गहरे पहचान के संकट से गुजरे। भुट्टो के दौर में देश ने अरब दुनिया के करीब जाने और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में इस्लाम की भूमिका बढ़ाने का रास्ता चुना। यही वो दौर था जब सेना ने धर्म और राष्ट्रवाद के गठजोड़ के जरिए अपनी राजनीतिक पकड़ को दोबारा मजबूत किया। अफगान जिहाद के दौर में पाकिस्तान की सेना और धार्मिक ताकतों के बीच संघर्ष पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए। इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम की धारणा को भी बढ़ावा दिया गया, जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ अपनी सीमाओं को नहीं बल्कि पूरे इस्लामी जगत का रक्षक माना जाने लगा। अयूब खान ने जहां इस्लाम को सिर्फ एक विचारधारा के रूप में इस्तेमाल किया, वहीं ज़िया उल हक ने इसे सत्ता, संविधान और समाज के केंद्र में स्थापित कर दिया। उन्होंने संविधान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को सर्वोच्च स्थान दिया और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई। ज़िया ने सिर्फ धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस्लाम को सेना और राज्य की नीतियों में गहराई से समाहित कर दिया। उन्होंने जमात इस्लामी जैसे पार्टियों से गठजोड़ किया और देवबंदी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिससे सेना की पहचान धार्मिक राष्ट्रवाद से जुड़ गई। ज़िया ने बिग टेंट की नीति अपनाई, जिसमें धार्मिक ताकतों को तो जगह दी गई, लेकिन राजनीतिक दलों को बाहर रखा गया। 1985 के चुनाव नो पार्टी पॉलिसी पर कराए गए, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहिष्कार किया। इस समय तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद ज़िया की नीति का प्रमुख आधार बन गया। ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने इसे जिहाद को पाकिस्तान के हित में बताया और अमेरिका की मदद से इसे संगठित किया। ज़िया चाहते थे कि ये युद्ध इस्लामी संघर्ष के रूप में देखा जाए, ना कि अमेरिकी नीति के हिस्से के रूप में। पाकिस्तान की रणनीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, उसका उद्देश्य काबुल में एक इस्लामी सरकार की स्थापना भी था। अफगानिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान ने इस्लाम प्रभाव को मध्य एशिया और चीन के शिनजियांग तक फैलाने की कोशिश की। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान पाकिस्तान की नीति अचानक पश्चिम विरोधी हो गई। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने कहा कि पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश है। ये बदलाव दिखाता था कि अफगान जिहाद ने पाकिस्तान की सैन्य सोच को कितनी गहराई से प्रभावित किया था। क्वेटा स्टाफ कॉलेज में ब्रिगेडियर SK मलिक की किताब द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर को सैन्य अध्ययन का हिस्सा बनाया गया। इस किताब में कहा गया कि युद्ध का असली उद्देश्य दुश्मन के दिल में डर पैदा करना है, यानी खौफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। ज़िया ने सैनिकों को यही संदेश दिया कि सच्चा पेशेवर वही है जो अपने काम में अल्लाह का रंग अपनाए। इससे पेशेवर सैनिक और जिहादियों के बीच की सीमा रेखा मिट गई। इस्लाम अब केवल प्रेरणा नहीं बल्कि सैन्य नीति और रणनीति का आधार बन गया। यहाँ तक कि परमाणु हथियारों को भी आतंक और भय पैदा करने के इस धार्मिक दृष्टिकोण से ही जोड़ा जाने लगा। अफगान जिहाद का असर पाकिस्तान के समाज और सेना दोनों पर गहराई से पड़ा। कई अधिकारियों ने जिहादी संगठनों के नेताओं के प्रति व्यक्तिगत वफादारी दिखाई। ज़िया ने तबलीगी जमात जैसे आंदोलनों को प्रोत्साहित किया, जो वैश्विक मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। इससे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और कश्मीर में हस्तक्षेप को धार्मिक औचित्य मिल गया, लेकिन यही कट्टरता आगे चलकर सेना के लिए चुनौती भी बन गई। 1995 में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने इस्लामी तख्ता पलट की कोशिश की और बाद में जब मुशर्रफ ने कश्मीर में जिहाद रोकने का फैसला किया तो कई जिहादी समूह सेना के खिलाफ हो गए।
2000 के दशक में रावलपिंडी में जीएचक्यू, कराची के मरीन एयरबेस, कमरा एयरबेस जैसे ठिकानों पर हमला हुआ। इन हमलों में वही ताकतें शामिल थीं जिन्हें कभी सेना ने खुद खड़ा किया था। ज़िया के दौर में राजनीतिक इस्लाम और जिहाद का गठजोड़ शुरू हो चुका था। वही पाकिस्तान के लिए स्थायी संकट भी बना। इससे पाकिस्तान को कुछ समय के लिए कुछ रणनीतिक लाभ तो मिला, लेकिन लंबी अवधि में इसने देश को आतंकवाद, अस्थिरता और वैचारिक विभाजन की दलदल में धकेल दिया। 11 सितंबर 2001 यानी कि 9/11 दुनिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया और तालिबान को शासन से हटा दिया। हालांकि अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन बच निकला और एक दशक तक फरार भी रहा। 2010 में अमेरिकी विशेष बलों ने उसे एबटाबाद में मार गिराया, जो कि इस्लामाबाद से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर था। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद 2021 में तालिबान ने फिर से सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे गुलामी की जंजीरों से मुक्ति बताया। एक हकीकत ये थी कि पाकिस्तान ने 20 साल तक तालिबान को पनाह देकर अमेरिकी नीति को कमज़ोर किया और खुद अपने देश की शांति को भी खतरे में डाल दिया। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता रहा? क्या यह भारत के खिलाफ रणनीतिक डेप्थ हासिल करने की उसकी कोशिश थी या फिर विचारात्मक झुकाव का नतीजा? दरअसल पाकिस्तान की अफगान नीति रणनीतिक डेप्थ के सिद्धांत पर आधारित रही, यानी अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में रखना ताकि भारत का असर सीमित किया जा सके। लेकिन अफगानिस्तान हमेशा भारत के करीब रहा और पाकिस्तान को शक की नज़र से देखता रहा। आज भी तालिबान सरकार और इस्लामाबाद के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की बार बार की मांग के बावजूद टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाकों को सौंपने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की विचारधारा एक जैसी है, फिर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात का समर्थन करता है, जबकि अपने देश में वो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता। यही विरोधाभास उनके संबंधों में लगातार टकराव का कारण बना रहा। अफगान नीति का असर पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर भी पड़ा। 2006 में टीटीपी ने स्वात घाटी पर कब्जा कर लिया और 2007 में लाल मस्जिद की घटना ने राजधानी में सरकार की सत्ता को चुनौती दी। सेना के अंदर भी धार्मिक उग्रता बढ़ी। आईएसआई प्रमुख जनरल महमूद अहमद ने मुल्ला उमर को ओसामा बिन लादेन को ना सौंपने की सलाह भी दी थी। इसी माहौल में इमरान खान उभरे, जिन्हें तालिबान का समर्थक माने जाने लगा। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने सत्ता को बांटने से इनकार कर दिया। महिलाओं को शिक्षा और काम पर पाबंदी लगाई गई और अफगान संविधान को अस्वीकार कर दिया गया। यानी 2021 का तालिबान वैसा ही निकला जैसे कि 1990 के दशक का था। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पश्तून राष्ट्रवाद का प्रतीक है या धार्मिक कट्टरता का, और क्या वे अब आतंकवाद से दूरी बनाए रख पाएंगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सोच ऐतिहासिक रूप से भिन्न रही है। अफगानिस्तान एक जनजातीय समाज था जहां धर्म तो महत्वपूर्ण था, लेकिन राज्य की नींव धर्म पर नहीं रखी गई थी, जबकि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था। 19वीं सदी में जहां अफगान शासक ब्रिटिश एम्पायर से लड़ रहे थे, वहीं मुस्लिम लीग के नेता अंग्रेज़ों के निकटता बढ़ा रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में अफगानिस्तान में आधुनिकरण की नीति शुरू हुई। अमानतुल्लाह खान ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों के प्रयास किए, जिनसे विरोध भड़का, लेकिन परिवर्तन की सोच शायद जारी रही। उनके पिता हबीबुल्लाह खान ने 1907 में अलीगढ़ में भाषण देते हुए कहा था कि मुसलमानों का पश्चिमी शिक्षा से डरना मूर्खता है। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने अमानतुल्लाह खान के सुधारवादी शासन के बजाय धार्मिक कट्टर बाचा ए सकाव को समर्थन दिया। कई दशक बाद पाकिस्तान ने वही नीति अपनाई। अफगान राष्ट्रवाद को रोकने के लिए धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा दिया। जहां अफगान शासक सुधार और आधुनिकता को लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने समाज को और संकीर्ण धार्मिक ढांचों में बांध दिया। इस तरह इतिहास ने खुद को दोहराया, बस पात्र बदल गए। 1893 की डुरंड रेखा ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य की प्रतिस्पर्धा का परिणाम थी, जिसने कई कबीलों को बांट दिया था। पाकिस्तान ने इसी सीमा को मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया।
जनरल जिया उल हक के दौर में सोवियत वापसी के बाद पाकिस्तान ने इस्लामी एकता के नाम पर मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की और अफगान मामलों में हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान ने जानबूझकर अफगानिस्तान से डोरंड रेखा की औपचारिक मान्यता नहीं मांगी ताकि सीमा लचीली रहे और उसके हस्तक्षेप जारी रह सकें। लेकिन ये नीति बाद में उसके लिए मुसीबत बन गई क्योंकि टीटीपी ने अफगानिस्तान में ठिकाने बना लिए। अब पाकिस्तान को उसी सीमा पर बाड़ लगानी पड़ती है जो कभी उसने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए खुली रखी थी। असल में अफगानिस्तान में रणनीतिक डेप्थ की नीति का कोई सैन्य औचित्य नहीं था। पाकिस्तान के शहर भारत की सीमा के करीब हैं, इसलिए किसी युद्ध की स्थिति में सेना को पूर्वी मोर्चे पर भी तैनात रहना होता है। अब जब पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन चुका है, ये नीति अप्रासंगिक हो गई है। अगर वह अब भी इसी पर भरोसा करता है तो इसका मतलब है कि या तो उसे अपनी परमाणु ताकत पर भरोसा नहीं या फिर वह अस्त्र क्षेत्रों में अपना प्रभाव का विस्तार चाहता है। 1988 में सोवियत वापसी के बाद अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष पड़ा। पाकिस्तान ने पेशावर स्थित इस्लामी दलों का मजबूत किया और अपने प्रभाव के अनुसार सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन आपसी मतभेदों ने ये सब विफल कर दिया। इसी अस्थिरता में 1994 में तालिबान उभरे, जो पाकिस्तान के मदरसों से तैयार किए गए छात्रों का एक संगठन था। उन्हें पाकिस्तान से ईंधन, वाहन और रसद की मदद मिली और 1996 में वो काबुल तक पहुंच गए। बेनज़ीर भुट्टो के कार्यकाल में जब उन्हें गठबंधन में जमीयत उलेमा इस्लाम शामिल थी, पाकिस्तान ने तालिबान को और मजबूत किया। मुल्ला उमर, जो तालिबान के प्रमुख बने, कराची की बिनौरी मस्जिद में ही पढ़े थे। वे अफगान समाज की जनजातीय परंपरा से नहीं बल्कि कट्टर धार्मिक सोच से प्रेरित थे। पाकिस्तान उन्हें अपने हित में उपयोग करना चाहता था, अफगानिस्तान में इस्लामी शासन फैलाकर, लेकिन अपने देश में उसी विचार को सीमित रखकर। 1998 में तालिबान ने सऊदी दबाव के बावजूद ओसामा को नहीं सौंपा और 2001 में बामियान के बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। इन दोनों घटनाओं में पाकिस्तान ने चुप्पी साधी। 9/11 के बाद अमेरिका के दबाव में मुशर्रफ ने तालिबान से दूरी बनाई, लेकिन उन्हें धार्मिक दलों को सीमावर्ती प्रांतों में सत्ता में आने दिया, जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया था। धीरे धीरे पाकिस्तान की दोहरी नीति का नतीजा उनके अपने घर में आतंकवाद के रूप में सामने आया। 2004 के बाद से चरमपंथियों ने सीमावर्ती इलाकों पर नियंत्रण जमा लिया है। सरकार ने उनसे समझौते किए जिससे वे और मजबूत हो गए। टीटीपी ने वज़ीरिस्तान की स्वतंत्र अमीरात की घोषणा की और अलकायदा से गठजोड़ भी किया। 2009 में उनके नेता बैतुल्ला महसूद मारे गए, लेकिन तब तक अच्छे और बुरे तालिबान का फ़र्क ख़त्म हो चुका था। 2011 में जब अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मार गिराया, तो ये सामने आ गया कि पाकिस्तान के भीतर ही आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत कहा, लेकिन नई सरकार में ना महिलाएं थीं, ना अल्पसंख्यक और ना ही कोई लोकतांत्रिक भावना। अब अफगानिस्तान फिर उसी स्थिति में है जहां से कभी ये यात्रा शुरू हुई थी और पाकिस्तान खुद उस आग में झुलस रहा है जिसे कभी उसने रणनीतिक डेप्थ के नाम पर जलाया था। आज जब इमरान खान जेल में हैं और जनरल फैज़ पर मुकदमे चल रहे हैं, पाकिस्तान की कट्टरपंथ की जड़ें पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। जून 1944 में जिन्ना कश्मीर गए, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला से मुलाकात की। शेख अब्दुल्ला ने बाद में बताया कि जिन्ना के जवाब से यह साफ था कि कश्मीर की सोच में जनता की इच्छा को जानने की कोई जगह नहीं थी। जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन बताया। ये भावना भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक थी, क्योंकि पाकिस्तान की नदियां, जिसमें सिंधु भी शामिल है, कश्मीर से निकलती हैं। इसी जल स्रोत पर निर्भरता को आधार बनाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना दावा किया, लेकिन ये कोई वैध तर्क नहीं था, क्योंकि राजनीति ने कई और भूभागों को भी बांटा है। इससे सीमाएं बलपूर्वक बदलने का अधिकार नहीं मिल जाता, जैसे कि पाकिस्तान ने 1947, 48, 1965 और 1999 में करने की कोशिश की। पाकिस्तान कश्मीर को अधूरी विभाजन की कहानी कहता है। उसका तर्क ये है क्योंकि कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। इस विचार की जड़ दो राष्ट्र के सिद्धांत में है, जो राज्य की स्थापना को धर्म पर आधारित मानता है। लेकिन जब धर्म को राजनीतिक नीति का आधार बना दिया जाए
तो लचीलापन समाप्त हो जाता है। ज़मीन पर समझौता संभव है लेकिन आस्था पर नहीं। 1972 में शिमला समझौते पर पाकिस्तान की संसद में हुई बहस में बलूच नेता बीज़ोंज़ो ने सवाल उठाया, क्या हम सिर्फ 50 लाख कश्मीरी मुसलमानों के भविष्य पर सोचते रहेंगे जब भारत में 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं? क्या कश्मीरी मुसलमानों का मूल्य उनसे ज़्यादा है? इस सवाल ने असल समस्या को उजागर किया। समस्या ये कि धर्म के आधार पर कश्मीर के अलग होने से ये सिद्धांत कमज़ोर पड़ गया कि भारत के मुसलमानों का हित एक बहुलतावादी समाज में ही सुरक्षित रह सकता है, या फिर कश्मीर पर पाकिस्तान का हक मुसलमानों की वजह से है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान ने 1991 के सिटीजनशिप कानून में भारतीय मुसलमानों के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए, जबकि उसी के नाम पर वो देश बनाया गया था। उसने बाद में बिहारी मुसलमानों को भी अपने यहाँ जगह देने से इनकार कर दिया। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान की कश्मीर नीति भावनात्मक नहीं बल्कि ज़मीन हासिल करने की नीति रही है। समय के साथ पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस गया। रहमत अली के 1933 के नक्शे में कश्मीर शामिल था, लेकिन 1940 के लाहौर प्रस्ताव में इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर भी पाकिस्तान ने उसी कश्मीर को अपनी विदेश नीति का केंद्र बना दिया जो उसकी नींव बनाने वाले दस्तावेज में दर्ज नहीं था। जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते कभी मेल नहीं खा सकते, और विभाजन के बाद पाकिस्तान ने इसी सोच को भारत के साथ अपने संबंधों में जारी भी रखा। 1971 के युद्ध के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि पाकिस्तान भारत से 1000 साल तक लड़ता रहेगा। पूर्वी पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश बनने के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली। शिमला समझौते की बहस में भी उन्होंने यही रुख दोहराया। पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर आतंकवाद को नीति का हिस्सा बना लिया। कश्मीर के मुद्दे को धार्मिक रंग देकर वो अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को वैचारिक औचित्य देने की कोशिश करता रहा, और यही उसकी विदेश नीति की पहचान भी बन गई। पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताता कि उसके कब्जे वाले हिस्सों यानी कि POK और उत्तरी क्षेत्रों यानी कि जो आज के गिलगिट और बाल्टिस्तान में जनता की स्थिति क्या है। वहाँ क्या लोग अपने भविष्य का निर्णय खुद ले सकते हैं? क्या उनकी सरकारें जनता की इच्छा से चलती हैं? क्या वहाँ मुसलमानों को पाकिस्तान के बराबर अधिकार मिलते हैं? पाकिस्तान की विचारधारा अब धार्मिक समूहों और सेना की रणनीति दोनों से मिलकर बनी है। कश्मीर में जिहाद चलाने वाले संगठन जैसे हरकत उल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के नाम अरबी हैं, जो ये दिखाते हैं कि उनकी प्रेरणा स्थानीय नहीं बल्कि विदेशी है। अरबी भाषा कश्मीर की नहीं है। ये आंदोलन स्वतंत्र संघर्ष की तरह नहीं बल्कि धार्मिक विस्तार की तरह दिखता है, जिसमें कश्मीरियों की पहचान नहीं बल्कि सिर्फ आस्था मायने रखती है। 1949 में कर्नल अकबर खान ने जनजातीय आक्रमण का नेतृत्व किया। उन्होंने लिखा कि ये मामला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की अध्यक्षता में मंजूर किया गया था और इसमें किसी भी कश्मीरी नेता से राय नहीं ली गई थी। यहाँ तक कि सरदार इब्राहिम खान, जो बाद में उनके आज़ाद कश्मीर के पहले राष्ट्रपति बने, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। अकबर खान ने इस हमले को पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा, न कि कश्मीरियों की इच्छा से। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कश्मीर में सैनिक भेजे तो पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कश्मीर से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता यूसुफ सराफ ने भी इस आक्रमण को जनता की आकांक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक लाभ बताया, क्योंकि पाकिस्तान ने 4000 वर्ग मील का इलाका और 30,000 वर्ग मील के उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो बाद में चीन से जुड़े और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर यानी कि CPEC का मार्ग बने। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1948 में प्रस्ताव पारित किया था कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले क्षेत्र पर सभी बल हटाएगा, जबकि भारत को सिर्फ अधिकांश बल हटाने थे। ये अंतर इस तथ्य को मान्यता देता है कि भारत के पास जम्मू कश्मीर के कानूनी अधिकार था, जबकि पाकिस्तान के पास नहीं। पाकिस्तान ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया, जो प्रभाव का उल्लंघन था। लेकिन विडंबना यह है कि POK के संविधान में अब भी यूनाइटेड नेशंस का हवाला दिया गया और पाकिस्तान इस प्रस्ताव का गलत अर्थ लगाकर अपनी उपस्थिति को वैध ठहराता है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1992 के प्रस्ताव का हवाला देना शुरू किया, जिसमें बलों को पूरी तरह वापसी करने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन उसमें जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट की मांग भी नहीं थी।
पाकिस्तान ने जब जब जनमत संग्रह का अवसर आया उसे ठुकराया। 1947 में माउंटबेटन के प्रस्ताव को जिन्ना ने ठुकराया। 1950 में संयुक्त राष्ट्र दूत ओवन डिक्सन की योजना को भी अस्वीकार किया और 1953 में नेहरू वोगरा वार्ता के बाद पाकिस्तान खुद अपनी वादे से पीछे हट गया। असल कारण ये था कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले हिस्से में ही असंतोष से जूझ रहा था। 1950 में सरदार इब्राहिम को हटाने के बाद सुधान विद्रोह भड़क गया, जिसे सेना ने दबाया। ऐसे हालात में पाकिस्तान को डर था कि जनमत संग्रह उसके खिलाफ जाएगा। पाकिस्तान ने उसके आज़ाद कश्मीर को अलग पहचान देने का दिखावा दिखाया, लेकिन उसके संविधान में यही लिखा गया कि जब जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करेंगे तो उनके संबंध उनकी इच्छा के अनुसार तय होंगे। यह अनुच्छेद पहले 1956 के संविधान में अनुच्छेद 203 और फिर 1973 के संविधान के अनुच्छेद 257 के रूप में शामिल रहा और अब तक नहीं बदला। यानी पाकिस्तान ने 1950 के दशक में ही जनमत संग्रह का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन आज भी दुनिया के सामने उसका नाम लेकर दिखावा करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का लगभग 85% हिस्सा नॉर्दर्न एरियाज़ यानी कि अब के गिलगित बाल्तिस्तान कहलाता है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अफगानिस्तान और चीन की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। 1947 में जनमत संग्रह की प्रतीक्षा किए बिना ही पाकिस्तान ने क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और बाद में इसका नाम बदलकर गिलगित बाल्तिस्तान रख दिया ताकि जम्मू कश्मीर से इसका ऐतिहासिक संबंध मिटाया जा सके और धीरे धीरे पाकिस्तान में शामिल किया जा सके। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत ये सोचकर हमला किया कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान घुसपैठियों का साथ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भारत ने लाहौर की ओर मोर्चा खोला तो आयूब खान और भुट्टो चीन से मदद मांगने बीजिंग गए, जहां उन्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने की सलाह मिली। लेकिन अयूब लाहौर खोने को तैयार नहीं थे। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 211 और ताशकंद समझौते दोनों में कश्मीर के आत्मनिर्णय यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का कोई जिक्र नहीं था और पाकिस्तान ने दोनों को स्वीकार किया। 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव हिल गई। भुट्टो ने भारत को दोषी ठहराया और 1000 साल की जंग का नारा दिया। शिमला समझौते के बाद भी उन्होंने कश्मीर मुद्दा जिंदा रखने की कोशिश की। इसी दौर में 1974 में पीओके को पहला संविधान मिला, जिसे अंतरिम संविधान कहा गया, लेकिन इस संविधान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद को सारी शक्तियां दी, यानी असली नियंत्रण इस्लामाबाद के पास ही रहा। इसी संविधान में कौन मुसलमान है की परिभाषा देकर अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित किया। पाकिस्तान ने पीओके को आज़ादी नहीं सिर्फ विचारधारा दी। आत्मनिर्णय का नारा देने वाला पाकिस्तान खुद पीओके में इस अधिकार की अनुमति नहीं देता। संविधान का अनुच्छेद 472 ये कहता है कि पाकिस्तान ने जुड़ाव की विचारधारा पर सवाल उठाना अपराध है, यानी जनमत संग्रह का नतीजा पहले से ही तय है। जो दल इस विचारधारा को नहीं मानते उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो ने न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा कि अगर स्वतंत्र कश्मीर का विकल्प दिया गया तो नतीजा यथास्थिति होगा, यानी पाकिस्तान हार जाएगा। इसलिए उसने JKLF जैसे संगठनों का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए किया, पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया। 1999 के कारगिल युद्ध ने भी फिर दिखाया कि पाकिस्तान की नीति में सत्ता संघर्ष और धोखे की प्रवृत्ति जारी है। ये ऑपरेशन मुशर्रफ और कुछ जनरलों ने गुप्त रूप से किया था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इसकी पूरी जानकारी तब मिली जब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अंततः युद्ध ने लाहौर शांति प्रक्रिया को नष्ट कर दिया। उसी साल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को प्रतिनिधि सरकार और न्यायपालिका अधिकार मिलना चाहिए। इससे ये स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र में न लोकतंत्र था न बुनियादी अधिकार। फिर भी पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाने के लिए तौर पर 2009 में गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर जारी किया। इसमें नाम बदलकर चुनावी विधानसभा तो बनाई गई, लेकिन वास्तविक शक्ति अब भी इस्लामाबाद के पास ही रही। इस पूरी कहानी से स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपने वैचारिक दावों से ज़्यादा अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी और जनता की इच्छा और आत्मनिर्णय का अधिकार हमेशा उसके लिए सिर्फ एक नारा रहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पहले 23 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ। यहाँ पहला आम चुनाव 1970 में हुआ। 1975 में अंतरिम संविधान के तहत हुए चुनावों में इस्लामाबाद की सत्तारूढ़ पार्टी
पीपीपी की स्थानीय शाखा पीपीपी-AK ने भारी जीत हासिल की। ये चुनाव धांधली से भरे हुए थे और इसे तममानी चुनाव कहा गया, क्योंकि भुट्टो के सलाहकार तममानी ने इसे मैनेज किया था और ये नाम खुद भुट्टो ने ही दिया था। ज़िया-उल हक के शासनकाल में 8 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ और 1985 में हुए चुनाव बिना राजनीतिक दलों के आधार पर कराए गए थे। आज़ाद कश्मीर कहे जाने वाले इस क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से पाकिस्तान की नीतियों की नकल थी। जो संगठन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे, जैसे कि अमानतुल्लाह खान का JKLF, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने इन्हीं समूह का इस्तेमाल भारत में जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया। POK में हमेशा इस्लामाबाद की सत्ता में बैठी पार्टी ही चुनाव जीतती रही। यहाँ की 53 में से लगभग 20 सीटें यानी कि 40% आरक्षित हैं, जिनमें से 12 सीटें पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रखी गई हैं, जिन पर असली नियंत्रण संघीय और प्रांतीय सरकारों का होता है। नतीजा ये हुआ कि कराची की MQM जैसी पार्टी को भी POK विधानसभा में सीटें मिली। इससे ये स्पष्ट है कि इस्लामाबाद अपनी पसंद की पार्टी को आसानी से सत्ता में ला सकता है। स्थानीय दल लगभग खत्म हो चुके हैं। यहाँ की राजनीति अब पाकिस्तान की मुख्य पार्टियों PTI, PPP और PML तक सीमित रह गई है। 2021 के चुनावों में इमरान खान की PTI को भारी बढ़त मिली। PTI ने 25 सीटें जीतीं, PPP ने 11 और PML को सिर्फ 6 सीटें मिली। पर 2012 में इमरान खान की सत्ता से विदाई के बाद POK में भी राजनीतिक उलटफेर हुआ। इमरान खान द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री अब्दुल कयूम नियाज़ी को उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया, जबकि विपक्ष ने इसमें हिस्सा भी नहीं लिया। बाद में सरदार तनवीर इलियास को लाया गया और फिर उन्हें भी हटाकर चौधरी अनवर उल हक को बैठा दिया गया। ये सब एक ही पार्टी के नेता थे। इससे साफ था कि असली फैसला जनता या विधानसभा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी संस्था सेना करती है। लगभग यही हाल गिलगित बाल्तिस्तान में भी हुआ, जहां इमरान की करीबी खालिद खुर्शीद की जगह गुलबर खान को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि उनकी पार्टी बहुमत में रही। राजनीतिक ढांचे की बात करें तो पाकिस्तान ने POK और गिलगित बाल्तिस्तान को वैचारिक रूप से अपने जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की राजनीतिक स्थिति पाकिस्तान के प्रांतों से भी कमज़ोर रही। 2010 में ज़रदारी सरकार ने पाकिस्तान में 18वां संविधान संशोधन लाकर प्रांतों को अधिक अधिकार दिए, लेकिन 2018 में POK के संविधान के 13वें संविधान संशोधन के जरिए वहां से शक्तियां छीन ली गईं। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल के पास सारी शक्तियां थीं। 2018 में उसे सलाहकार निकाय बना दिया गया, पर अधिकार स्थानीय विधानसभा को देने की बजाय पाकिस्तान सरकार ने खुद अपने पास रख लिए। अब इस्लामाबाद को यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, टैक्स और अन्य 32 विषयों पर सीधा अधिकार है, जबकि विधानसभा को सिर्फ 22 विषयों पर सीमित शक्ति दी गई है, और वो भी पाकिस्तान की अनुमति से। गिलगित बाल्तिस्तान की स्थिति और भी खराब है। 2009 में यहाँ के लिए बनाया गया आदेश कुछ सीमित विधायी अधिकार देता था, लेकिन 2018 के आदेश ने इन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया। सभी शक्तियाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सौंप दी गईं। अब इस आदेश के खिलाफ वहाँ विरोध हुआ और स्थानीय न्यायिक परिषद ने इसे रद्द किया, तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला देकर इसे बहाल कर दिया। कोर्ट ने 1999 में यहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार देने का आदेश तो दिया, लेकिन 2019 में उसी कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पाकिस्तान के नियंत्रण को और भी मजबूत कर दिया। इन सभी घटनाओं के बाद POK और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों ही पाकिस्तान में पूरी तरह शामिल हो चुके हैं। हालांकि संविधान के अनुसार वे अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये बदलाव 2018 में हुए, यानी कि भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के 1 साल पहले। भारत की कार्रवाई पर तो पाकिस्तान ने शोर मचाया, लेकिन अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में हुए इन बदलावों को दुनिया की नज़र से छुपा लिया। इस क्षेत्र के पानी और बिजली संसाधनों का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को मिलता है। सिंधु जल संधि के तहत झीलम, चिनाब, सिंधु नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, लेकिन इस पानी से मिलने वाले हाइड्रो पावर रॉयल्टी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा, जो कि 15 पैसे प्रति यूनिट है, सिर्फ वही POK को दिया जाता है,
जबकि पाकिस्तान के प्रांत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 1.10 रुपये प्रति यूनिट मिलते हैं। मांगला डैम बनने के बाद पहले 36 साल तक तो ये मामूली सा भुगतान भी नहीं किया गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इनमें स्थानीय लोगों को कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ है। यहाँ बनने वाले बांधों से लोगों का विस्थापन और पर्यावरण को नुकसान होगा, जबकि बिजली और टैक्स का नियंत्रण पूरी तरह से इस्लामाबाद के पास होगा। 2023 में आर्थिक बदहाली और महंगाई से परेशान होकर पीओके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। आरटी की कमी और ऊंचे बिजली बिलों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में पुलिस और जनता के बीच झड़पें हुईं, जिनमें एक पुलिसकर्मी की मौत और करीब 90 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान सरकार ने कुछ अस्थायी राहतें दी, जैसे 23 अरब रुपए की सब्सिडी और बिजली दरों में आंशिक कमी, लेकिन ये राहत भी दिखावटी थी। मांगला डैम से बनने वाली बिजली जो पीओके की ज़मीन पर पैदा होती है, उसे पाकिस्तान बिजली निर्यात बताकर वहीं के उपभोक्ताओं को 20 से 40 गुना ज़्यादा दामों पर बेचता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की कश्मीर नीति विचारधारा से ज़्यादा स्वार्थ और रणनीति पर आधारित है। धर्म के नाम पर किए गए दावे अब उसकी आंतरिक राजनीति, सेना की भूमिका और चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच फंस चुके हैं। नतीजा ये है कि आज़ादी और आत्मनिर्णय की बातें केवल नारे बनकर रह गई हैं। जनता की इच्छा नहीं, बल्कि सत्ता की ज़रूरतें ही पाकिस्तान की नीति तय करती हैं। पाकिस्तान, वो मुल्क जिसकी नींव इस विचार पर थी कि उत्तर भारत में रहने वाले अभिजात मुसलमान यानी कि अशराफ विदेशी शासकों के वंशज हैं और भारत में अल्पसंख्यक बनकर हुकूमत के नीचे रहने से बेहतर होगा कि अलग मुल्क बनाकर हुकूमत करें। वो मुल्क जिसकी नींव इस विचार पर थी कि मुसलमान एक अलग कौम है और उन्हें उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अपने इलाके मिलने चाहिए। वो मुल्क जिसकी नींव इस विचार पर थी कि सर्वोच्च सत्ता खुदा की है, ना कि लोकतंत्र की तरह आम नागरिक की, और उस खुदा के कायदों की व्याख्या करने का अधिकार अवसरवादी नेताओं का होगा। इसने रास्ता साफ किया धर्म को राज्य और समाज पर वर्चस्व रखने का। वो मुल्क जिसकी नींव इस विचार पर थी कि 7% उर्दू बोलने वाले अशराफों की भाषा बाकी भाषाओं को तिरस्कार कर राष्ट्रीय पहचान बनने का हक रखती है, क्योंकि उनके हिसाब से उनको धार्मिक वैधता मिलती है। वो मुल्क जिसकी नींव इस विचार पर थी कि अब सैनिकों और मौलवियों का बीच का फ़र्क मिटाया जा सकता है। वो मुल्क जिसकी नींव कुदरतुल्लाह शाहब के इस विचार पर थी कि पाकिस्तान 1857 की आज़ादी की लड़ाई का तार्किक अंत था, अलीगढ़ आंदोलन की परिणति थी और इकबाल के सपने की पूर्ति। वो मुल्क जिसकी नींव सैयद अहमद खान के इस विचार पर थी कि हमारी कौम वही कौम है जिसने केवल अरब ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। हमारी कौम ने अपनी तलवार से पूरे हिंदुस्तान को जीता, इसलिए वो इस भूमि के मूल निवासी ही नहीं बल्कि विजेता भी हैं। वो मुल्क जिसकी नींव मौलाना अबुल आला मौदूदी के इस विचार पर थी कि मुग़लों की बादशाहत हिंदुओं को सौंप दी जाएगी, इसलिए पूरे भारत को इस्लाम में तब्दील कर देना चाहिए, न कि केवल एक छोटे से मुस्लिम राज्य का निर्माण काफ़ी होगा। वो मुल्क जिसकी नींव इस विचार पर थी कि कभी मार्टिन लूथर की बगावत ने ईसाई धर्म की सार्वभौमिक नैतिकता को तोड़ दिया था और राष्ट्रवाद को जन्म दिया था, इसलिए इस्लाम की आड़ में इनकी सत्ता के साथ भी कहीं ये ना हो, इसलिए इस्लाम की उम्मत को राष्ट्रीयता से ऊपर रखो। इन सारे विचारों पर खड़े मुल्क का भविष्य क्या होगा, इसका जवाब तो वर्तमान दे ही चुका है, और भविष्य क्या होगा ये भी किसी स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति के लिए अंदाज लगाना कोई कठिन काम नहीं है। पाकिस्तान बनाने के लिए अपनाई गई टू नेशन थ्योरी ने न केवल अल्पसंख्यक मुसलमान प्रांतों में हिंदुओं के खिलाफ तनाव पैदा किया, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैचारिक दूरी भी बढ़ा दी। चौधरी खलीक उजमा ने अपनी आत्मकथा पाथवे टू पाकिस्तान में लिखा है कि ये सिद्धांत पाकिस्तान आंदोलन के दौरान एक विवादित और विभाजनकारी विचार बन गया। इसने देश के भीतर और बाहर लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक दरारें पैदा की। 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया और लाखों लोगों को घरों से बेघर कर दिया। ये बाढ़ ग्लोबल वार्मिंग और औद्योगिक देशों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का परिणाम थी, जबकि पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन
बहुत कम है। विकासशील देशों के पास इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। दूसरी तरफ पहले ही पाकिस्तान एक गहरी आर्थिक संकट में गुजर रहा है। सितंबर 2024 में उसने आईएमएफ से लगभग $7 अरब का कर्ज लिया, जो देश को मिला आईएमएफ का 25वां सहायता पैकेज है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर वैश्विक है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं उसकी अपनी नीतियों का नतीजा है। लगातार बड़े डिफेंस पर खर्च, कम बचत और कम कर संग्रह ने देश को ऋण के जाल में फंसा दिया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण के समय जैसे कि मुख्य विपक्षी नेता इमरान खान को जेल और चुनावों में भाग लेने से रोका गया। सरकार के लिए आवश्यक लेकिन अनपॉपुलर आर्थिक सुधार करने कठिन है। कि सरकार के चुनाव के तुरंत बाद इमरान खान ने आईएमएफ को पत्र लिखा कि भविष्य की सहायता को निष्पक्ष चुनाव से जोड़ा जाए। पाकिस्तान में विभाजन केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सेना की भूमिका को लेकर भी असंतोष बढ़ रहा है। पंजाब जो सेना में सबसे अधिक भर्ती करता है, वहां से ही सेना की वैधता पर चुनौती सामने आ रही है। आईएमएफ की अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट में कहा गया कि 1980 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जीडीपी क्षेत्रीय देशों की तुलना में बेहतर थी, लेकिन तब से जीवन स्तर बहुत गिर गया। विदेशी सहायता ने कभी कभी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जैसे कि शीत युद्ध और 9/11 के बाद, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। कर आधार संकीर्ण है और गरीबों पर भारी बोझ पड़ता है। इन असमानताओं ने सामाजिक अशांति को निश्चित तौर पर बढ़ाया है। पाकिस्तान की वैचारिक नींव वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं देती। देश कृषि पर निर्भर है और हिमालयी ग्लेशियरों से पानी का जीवन चलता है। ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और 2050 के बाद पानी की कमी और सूखा भी आएगा। इमरान खान प्रधानमंत्री होने के दौरान इंसाफ और इस्लामी फलाही राज्य का नारा देते रहे, लेकिन उन्होंने देश में बढ़ती असमानता और कर सुधार के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। कृषि और खुदरा व्यापार आयकर से मुक्त है, जिससे ग्रामीण और शहरी अमीर वर्ग को लाभ होता है। देश का 80% कर संग्रह अप्रत्यक्ष करों से होता है, जो गरीबों पर अधिक बोझ डालता है। पाकिस्तान का विचार पश्चिमी राष्ट्र राज्य प्रणाली से अलग था। देश का गठन धर्म के आधार पर हुआ, जबकि पश्चिमी देशों में भूगोल आधारित राष्ट्र बनाए गए। इस विचार ने पाकिस्तान की नीति निर्माण और विदेश नीति को प्रभावित किया है। सेना और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी कभी व्यवहारिक निर्णय लिए और विदेश नीति में बड़े बड़े बदलाव भी किए, जैसे पश्चिम से नज़दीकी और फिर चीन के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप, लेकिन इसने घरेलू असमानताओं को नहीं रोका। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान और पीओके का संसाधन असमान तरीके से इस्तेमाल किया। 2024 के चुनावों ने पाकिस्तान की राजनीतिक दरारें उजागर कर दी। पीएमएल ने राष्ट्रीय सरकार बनाई, जबकि पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने अधिकांश सीटें जीतीं। अब कोई भी पार्टी पूरे देश में प्रभावी नहीं है। पीएमएल मुख्य रूप से पंजाब तक सीमित है, जबकि पीपीपी का प्रभाव मुख्य रूप से सिंध में है। आर्थिक संकट और विचारधारा दोनों ने पीटीआई के समर्थन को मजबूत किया। इमरान खान की धार्मिक और पश्चिम विरोधी अपील आम जनता में प्रभावशाली रही। सेना जैसे जनरल आसिम मुनीर शरीयत और संविधान के पालन को नागरिकता की शर्तें मानते हैं। धर्म का उपयोग विरोधियों को अस्वीकार करने और विचारधारा को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। आंतरिक समस्याओं के बीच पाकिस्तान की सेना धर्म आधारित विचारधारा पर भरोसा करती है। पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी चुनौतियां इस विचारधारा के जाल में फंसी हैं। अगर देश इस विचारधारा से मुक्त हो जाए तो संसाधन, विकास और लोगों के कल्याण पर खर्च किए जा सकते हैं। भारत से कोई वास्तविक खतरा नहीं है। वास्तव में उल्टा पाकिस्तान ने सभी 4 युद्ध शुरू किए। स्थायी शांति और भारत के साथ संबंध सुधार देश को रक्षा खर्च में राहत और व्यापार में अवसर दे सकते हैं। पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ और अनवर मकसूद जैसे बहादुर और प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने देश में बदलाव करने का राजनीतिक अवसर मिलता है? जिन्ना पाकिस्तान के मुस्लिम भारत के प्रतिनिधि थे, लेकिन उनके विचार हमेशा विवादास्पद रहे। लेकिन इसके विपरीत भारत में मुस्लिमों ने देश की प्रगति में योगदान दिया है। कई मुस्लिम भारत में राष्ट्रपति बने। इससे साबित होता है कि धार्मिक आधार पर राज्य बनाने का विचार हमेशा विवाद और विभाजन लाता है, जबकि बहुसंख्यक हिंदू भारत ने सभी के लिए समान अवसर वाली संवैधानिक व्यवस्था अपनाई और इसके नतीजे हम सबके सामने हैं।